के बारे में। जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मुझे आवाज कंफर्म करिएगा, मैसेज पे कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज क्लियर आ रही है उनके पास? सही है। अच्छा, तो देखिए मैं आप लोगों को दो तीन बातें बताता हूँ, पुराने कुछ केसेस ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक्सपीरियंस एक तरह से। स्टार्ट हो गया। मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, सही है, जो F2 करके गए, F2 के बाद डायरेक्टली पेपर उठाया किसका, F5 का। बहुत सारे लोगों ने मना किया कि यार पहला पेपर, जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं उनको आइडिया हुआ, सही है। बहुत सारे लोगों ने कहा यार तुम लोगों ने डायरेक्टली F2 के बाद F5 का पेपर उठा लिया, F5 का पेपर वैसे ही काफी ज्यादा टफ होता है, सही है, तो कैसे निकालोगे। उन्होंने काफी अर्से तक टेंशन ली उसकी, सही है, कि कैसे हो पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स के बेसिकली पेपर निकले F5 के पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में F2 के फौरन बाद, यानी मेरा एक स्टूडेंट था जिसने एक ही अटेम्प्ट के अंदर F3 का पेपर दिया और F3 के बाद जो है वो F5 का पेपर दिया, यानी पहला पेपर ए लेवल्स के बाद पहला पेपर दिया F2 का, सही है, F2 के बाद अगला पेपर दिया F5 का, F5 के साथ F1 का पेपर दिया, सही है, और उसके बाद F5 के बाद जो है वो बेसिकली F3 का पेपर दिया। ये भी हमने देखा और पेपर क्लियर हो जाता है। यार देखो, हर पेपर जो है ना वो बेसिकली इसीलिए बना है कि वो क्लियर हो जाए, सही है, इसलिए तो नहीं बना कि वो क्लियर ही ना हो, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि स्टूडेंट्स को क्लियर कर पाते और आगे जा पाते। तो इस पेपर के बारे में स्टूडेंट्स के जहन में अच्छी खासी बातें होती हैं कि यार पेपर काफी ज्यादा टेक्निकल है। तुम बाकी लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे यार काफी ज्यादा टेक्निकल पेपर है, बिल्कुल आखिर में देना चाहिए, और बहुत सारी चीजें इस तरह। उसका रीजन एक छोटा सा ये है, दो बातें उसका रीजन है। पहली बात, हमारे लिए F7 का पेपर बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सर FR का पेपर जो है वो बहुत आसान है। असल में उसका एक खास किस्म का रीजन है, एक तो पेपर ही का पासिंग रेट बेहतर है, ये वाली बात तो मानने वाली है, लेकिन एक और बात भी है, वही है कि जब आप F3 के फौरन बाद F7 का पेपर देंगे तो वो आपको आसान नहीं लगेगा। F3 के अंदर जो कंसोलिडेशन आपने पढ़ी है वो आप F7 में यूज करेंगे, F3 के अंदर जो रेशियोज आपने देखे वो आप F7 में यूज करेंगे, F3 में जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी वो आप F7 में यूज करेंगे। F7 खुद ब खुद सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, क्या ख्याल है? तो इसी तरह अगर आपका गैप जो है वो बेसिकली F2 और F5 के दरमियान में कम है, तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि F2 के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सही है, और F5 बेसिकली या PM का जो पेपर है वो F2 का ही एडवांस है, तो वो वाली चीजें यूज हो जाती हैं, तो हम आगे जाके उसे बेहतर तरीके से यूज कर पाते हो। उसमें पेपर के अंदर इतनी बड़ी टेक्निकलिटी आती नहीं। हाँ, दो तीन चीजें हमारे लिए नहीं होती है, एक्सेल को यूज करना हमारे लिए नया होता है, सही है, तो हम बेसिकली क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब यहाँ पे दो तरह की स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अच्छे खासे पेपर देके आ चुके, उनको यहाँ पे छोटा मोटा एक प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा कि F2 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो पहले भूल चुके, उसको रिकॉल करना होगा, सही। लेकिन उनको एक फायदा ये हो जाएगा कि उनकी एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कम क्वेश्चन के अंदर भी हो सकती है। अच्छा, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली F2 का पेपर दिया उनको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि उनके F2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, तो वहां से हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मुश्किल क्या होगी, मुश्किल ये होगी कि फर्स्ट टाइम पे लेंथी क्वेश्चन को एक्सेल पे सॉल्व करने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको रिजॉल्व करने का आसान सा तरीका, मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप लोगों ने अपनी साइड से प्रैक्टिस करनी है। पेपर में स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है उसका एक खास किस्म का रीजन ये होता है कि स्टूडेंट्स रिलाई कर रहे होते हैं टीचर्स के ऊपर कि यार सर आप क्वेश्चन करवाएंगे, हम उसे सॉल्व होते हुए देख लेंगे। नया क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को एक डर होता है। अब अच्छा, वो डर तुम लोगों को कभी फील हुआ कि बेसिकली जब नया क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने एक स्पेसिफिक एरिया करवाया, उसके बाद मैंने उसका CRQ यानी उसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, मैंने कहा यार आप लोग सॉल्व करिएगा। डर क्या होता है सर? यानी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करते हुए बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, रीजन बताओगे? हमारा डर सिर्फ एक ही होता है उसमें, नहीं, हमारा डर जो होता है ना वो बेसिकली ये होता है कि यार इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, पता नहीं है होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ये डर खत्म कर देते हैं कि यार हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्लासेस के अंदर क्लासेस के बाद सॉल्व कर लेते हैं, यानी जो मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट दूंगा और आप लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो वो डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये डर अगर रहा ना तो ये पेपर में जाके प्रॉब्लम करेगा, पता नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अपनी जगह पे सही चल रहा है या नहीं चल रहा।
एक बात याद रखना, मेरा अपना एक्सपीरियंस मुझे ये बताएगा कि मैं एक क्वेश्चन जब आपको दे रहा हूं, क्या वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब मुझे एक क्वेश्चन के बारे में 70% श्योरिटी होगी कि यार आप लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे, जब ही दूंगा। यानी कभी भी ये मत सोचना कि मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही उठा के दे दिया कि यार पता नहीं तुमसे हो जाए या नहीं हो जाए। जब मुझे उसके बारे में 70% श्योरिटी होगी तो जब ही वो क्वेश्चन दूंगा। और अगर मैं 50-50% हूँ तो लाजमी तौर पर मैं पहले बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपको पता होता है कि यार एक सर्टेन लेवल तक तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, 50-50% है। तो वो ऑटोमेटिकली मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने से पहले ही बता दूंगा। लेकिन यार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हिचकिचाना मत। कितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। F5 का पेपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस से फायदा क्या होता है, हम जब डिफरेंट, हमें तो नहीं पता पेपर में क्या सिनेरियो आने वाला है। यार अगर आपने F7 का पेपर दिया तो हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 स्टेटमेंट्स आने वाले, हमें पता है एक स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन से रिलेट करेगी, हमें पता है एक स्टेटमेंट जो है वो टैक्स से रिलेट करेगी, हमें उसके बारे में आइडिया। लेकिन यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है बेसिकली किस तरह की स्टेटमेंट्स आने वाली है। तो ऑटोमेटिकली जब हम नए नए क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम नई स्टेटमेंट्स को हैंडल करना सीख जाएंगे और पेपर में हमारे लिए वही बेनिफिशियल होगा। देखें ये वाली बात याद रखिएगा, अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि 2 ऐसे CRQs आए जो कि पहले कभी एग्जामिन नहीं हुए। जैसे लास्ट टाइम टाइम सीरीज एनालिसिस, उससे पहले एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया को आपने स्किप नहीं करना। यार अगर कोई ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाता है जो पहले कभी एग्जामिन नहीं हुआ, आज इस अटेम्प्ट में, सपोज करते हैं आप लोगों की अटेम्प्ट में, आने वाली अटेम्प्ट में, सितंबर की अटेम्प्ट के अंदर जो है वो, सॉरी दिसंबर की अटेम्प्ट के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन एग्जामिन होता है जो एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेट कर रहा है। वो स्पेसिफिक एरिया पिछले 5 साल में या 7 साल में एग्जामिन नहीं हुआ CRQ के अंदर। आप करेंगे क्या उसके साथ? आप उसको छोड़ के तो नहीं आएंगे ना। आप क्या कोशिश करेंगे उसके अंदर ब्रेक इवन मीट हो जाए। आप कोशिश करेंगे सिर्फ उस क्वेश्चन के अंदर ब्रेक इवन मीट हो जाए। और क्वेश्चन का ब्रेक इवन क्या होगा? उस क्वेश्चन का 50%। कम से कम मैं उस क्वेश्चन के 50% मार्क्स को पहले गैदर करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद बाकी मार्क्स की तरफ मूव करूंगा। सही है। तो एक दो चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो ये कि असाइनमेंट्स वगैरह जो मैं आप लोगों को दूं वो आप लोगों के इसी फिजिबिलिटी के हिसाब से दूंगा कि आप लोग जॉब के साथ उन क्वेश्चंस को कर पाए। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से रिलेट कर रहे होंगे, तो 1 घंटा आपको अलग से निकालना पड़ेगा। सही है। आप लोगों की अपनी साइड से जो प्रैक्टिस है वो तकरीबन इस पेपर के लिए तकरीबन 120 आवर्स की है, यानी तकरीबन आप लोगों को 120 घंटे देने पड़ेंगे अलग से इस पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए, क्लासेस के अलावा। अब मैं अगर 120 घंटे को देखता हूं आने वाले महीनों के अंदर, तो अराउंड तकरीबन मेरे पास 75 के करीब करीब डेज है। और अगर मैं उन 120 घंटे को 75 पे डिवाइड कर देता हूं, डेली बेसिस के ऊपर मुझे देना है 1 से सवा घंटा। जिस दिन आपकी क्लास है आप 1 घंटा दे दें, जिस दिन आपकी क्लास नहीं है आप 2 घंटे निकाल लें। 3 दिन आपकी क्लास होगी आप 1 घंटा निकालेंगे, 3 दिन आपकी क्लास होगी आप 1.5 घंटा निकालेंगे। ऑटोमेटिकली इस तरह करके 120-150 आवर्स के करीब करीब चले जाएंगे। आखिर की जो प्रैक्टिस है 5-7 दिन की वो अलग है। सही है। तो 120-125 घंटे में स्टूडेंट चीजें कवर कर लेते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों की साइड पे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। जितना टाइम मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाता हूं उतना ही टाइम मैं क्वेश्चन को चेक करने में लगा दूं। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन मैं आप लोगों को 12 क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे देता हूं। आप लोग उसमें से 8 क्वेश्चन भी मेरे साथ क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं डिस्कस करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका मेन रीजन ये कि उसका टाइम अलग से एलोकेट हुआ है हमारे कोर्स के अंदर ना, तो हमें उस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्वेश्चन आप लोगों जो है वो सॉल्व करके लेके आना। अच्छा जी, पेपर जो आपके पास है वो बेसिकली पीएम से रिलेट कर रहा है। सही। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है, एडवांस पेपर है बेसिकली एमए का, F2 का। F2 से रिलेटेड अच्छा खासा एरिया यहाँ पे आएगा। अगर चैप्टर ना भी आए तो कॉन्सेप्ट वहां वाले ही यूज हो रहे होंगे। यानी अगर किसी जगह पे प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट भी उसी तरह कैलकुलेट होगा जैसे हमने F2 में कैलकुलेट किया था। कभी ओवरहेड की बात आएगी तो F2 का ओवरहेड ही यहाँ पे यूज होगा। ऐसा नहीं है F2 के अंदर कोई कॉस्ट डायरेक्ट थी तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बन जाएगी, या किसी कॉस्ट को पहले वहां पे लेबर कहते थे तो वो यहाँ पे मटेरियल बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बेसिक कॉस्ट के एलिमेंट्स वही रहेंगे, एडवांस कॉस्टिंग के अंदर चीजों के अंदर बस चेंज आए। सही। तो पेपर है आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। सही है। कोर्स आउटलाइन की तरफ मूव करते हैं। पहले तो पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम फॉर्मेट क्या है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसकी जो है वो बेसिकली कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो सिलेबस है वो बेसिकली वही 3 आवर्स 15 मिनट्स के ऊपर ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर आएगा। सही है। हमारे पास 3 अलग अलग सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन A, B और C जो आप लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। F5, F7 और उसके अलावा F9 में तकरीबन सेम सिनेरियो, F6 में भी ऐसी सिनेरियो बनता है। सेक्शन A के अंदर आपके पास आएंगे 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स से रिलेट कर रहे होंगे।
हम जब पेपर की तरफ जाएंगे सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन सॉल्व कर, पेपर जिस तरह आगे की तरफ जाएगा ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आपने उसी तरह आगे की तरफ मूव करना है। पहले सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, बिल्कुल आखिर में सेक्शन सी की तरफ। ये नहीं कि पहले किसी और सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन आप लोगों से हैंडल नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को उस वक्त फिलहाल स्किप कर दे, बाद में जाके देख लें, वो एक अलग बात है। सेक्शन बी जो है वो कंसिस्ट होगा, कंटेन करेगा 3 एमटीक्यूज, मल्टीटास्क क्वेश्चंस। अब हर मल्टीटास्क क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, ये बात तो फिक्स है, ना ज्यादा हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं। हर मल्टीटास्क क्वेश्चन की 5 रिक्वायरमेंट्स ही होंगी। जैसे आप लोग पहले F2 के अंदर मल्टीटास्क क्वेश्चन देख के आए ना, वो मल्टीटास्क क्वेश्चन में टास्क ज्यादा या कम हो सकते थे। तो मैं याद होगा, कुछ एमटीक्यूज के अंदर 3 से ज्यादा टास्क होते हैं, कुछ एमटीक्यूज के अंदर 5 से ज्यादा टास्क होते हैं, कुछ एमटीक्यूज के अंदर 2 टास्क होते हैं सिर्फ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एमटीक्यू के 5 अलग अलग पार्ट्स होंगे। सही है, तो 5 पार्ट्स आपने सॉल्व करने होंगे, हर पार्ट के 2-2 मार्क्स होंगे। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन बनता है एमटीक्यू के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन कहीं और से हो सकते हैं। मैं पुरानी वाली एग्जांपल दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास एक एमटीक्यू बनता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, तो 3 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, साथ में 2 बजटिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात होती है वो ये कि एक क्वेश्चन के आंसर दूसरे क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे। उससे फायदा ये हो जाता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत भी होता है, जब भी उसका इफेक्ट दूसरे क्वेश्चन के ऊपर नहीं आएगा। जी, बाकी टर्म्स होते हैं जो ओटीटी होते हैं, उसमें 3 से 4 3 से 2 3 क्वेश्चन होते हैं वो केस स्टडी वाले होते हैं, और 2 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन होते हैं नॉलेज वाले। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे वही वाला सिनेरियो, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नंबर से रिलेट कर रहे होंगे या उस केस से रिलेट कर रहे होंगे, और 2 जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन उस केस से रिलेट कर रहे हैं, और वो केस बना हुआ है बेसिकली किसके ऊपर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर, और 2 क्वेश्चन में उसने एक टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेजेस पूछ लिया और एक जगह पे उसने पार्टिसिपेटिव बजटिंग के बारे में पूछ लिया। सही, लेकिन इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो ईएमए के ऊपर बना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, और सारे के सारे क्वेश्चन ईएमए से रिलेटेड है। क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, लेकिन मतलब क्वेश्चन नॉलेज क्वेश्चन है, लाइक केस से रिलेटेड नहीं सवाल, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, केस से रिलेट नहीं कर रहे होंगे, उसी स्पेसिफिक एरिया या किसी और एरिया की नॉलेज से रिलेट कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद में तीसरा एरिया जो आपके पास आएगा वो बेसिकली सेक्शन सी है। सही है, जिसके अंदर हमारे पास 2 अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, जो कि लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है, सीआरक्यूज भी कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सही है, इसके जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास वो बेसिकली होंगे 40। सही है। अब यार सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि सर हमारे पास कौन कौन से ऐसे एरिया, क्या पूरे सिलेबस से सीआरक्यूज बन सकते हैं? यार तुम अपने पास अभी फिलहाल इस वक्त पे, अगली स्लाइड आने से पहले यही एज्यूम करो कि वाकई में पूरे सिलेबस से ही सीआरक्यूज बन सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा सेक्शन है जिससे अगर सीआरक्यू नहीं भी बनता तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कौन सा ऐसा एरिया है जो सीआरक्यूज के अंदर ज्यादा एग्जामिन होता है और कौन सा एरिया कम एग्जामिन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने बात नहीं की असल में, लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन मेनली कम फ्रॉम सेक्शन सी, बी, ई एंड एफ of the syllabus, but highly probable area of one CRQ is section F, performance management system. The OTs and MTQs in the section A and section B can cover any area of the syllabus. वो तो हम इंशाल्लाह सेक्शन देखेंगे तो उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। आइए बात करते हैं। हमारे पास जो बेसिकली सेक्शंस हैं वो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 7 अलग अलग सेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन जब आप बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको 6 सेक्शंस मिलेंगे। पहला सेक्शन जो आपके पास रिलेट करता है वो रिलेट करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम से। अगर मैं इसको पुराने वाले एरिया, आपने F2 कब दिया था? जनवरी में, करीब करीब, ज्यादा दूर नहीं। सही, मैं F2 से थोड़ा बहुत रिलेट करूंगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से याद है आप लोगों को, आप पहले देख के आए प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उसके अलावा आप ME2 में देख के आए इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके अलावा क्लाउड सर्विसेज वगैरह आपने देखी थी BT के पेपर के अंदर, उसी से रिलेटेड पूरा एरिया बना है। और उसके अलावा बिग डेटा के नाम से एक एरिया था जिसके अंदर वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी आ रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड एक एरिया, ये एरिया नॉर्मली जो है वो तकरीबन 4 से 6 मार्क्स के ऊपर एग्जाम, बहुत ज्यादा भी होगा तो 6 मार्क्स के ऊपर एग्जामिन हो जाता है। नॉर्मली इसका एक आध OTQ बनता है, एक आध ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर अगला एरिया जो आपके पास है वो बेसिकली सेक्शन बी है, जो स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स है। इसके अंदर पुराना वाला F2 का एरिया अच्छा खासा। मैं कुछ टेक्निक्स का नाम देता हूं, आप लोगों को याद आ जाएगा, ये आप लोग पहले देख के आ चुके हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, राइट, हमारे जमाने में होगी यार, बिल्कुल ऐसे ही। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वैसे तुम्हारे जमाने में हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, आए हुए अच्छा खासा, जो 5 साल तो हो गए मेरे ख्याल से, कम 18 में आई थी बात,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, उसके अलावा आप लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखी है। 3 एरिया वही है जो पुराने वाले हैं, बाकी 2 एरिया जो नए आएंगे वो अभी देखते हैं। जिसके अंदर आप पहले सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकालते थे, तो टारगेट कॉस्ट आती थी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर था, नाम था चैप्टर का ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक्स। ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक्स में ये एरिया था। एक और एरिया भी था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से, राइट? वो वाला एरिया यहाँ से रिलेट करेगा। अच्छा, जब यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो इस एरिया के अंदर भी कुछ पुराने एरिया एग्जामिन होंगे। वो कौन सी एरिया है आगे लिस्ट भी है। उसके बाद फिर अगला एरिया आपके पास डिसीजन मेकिंग का। अब यार डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट उनको मिलती है जिन्होंने MA2 का पेपर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से इसको स्टार्ट करूंगा। तो मैं याद होगा MA2 के अंदर तुमने एक चैप्टर देखा था जिसका नाम था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, वो यहाँ पे दोबारा आएगा। अच्छा, जिन लोगों ने F2 डायरेक्टली दिया, MA2 का पेपर नहीं दिया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम CVP को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही देखेंगे। उसके अलावा एक और एरिया आप लोगों ने देखा था MA2 के पेपर के अंदर जिसका नाम था रेलेवेंट कॉस्टिंग। एक और पेपर था जिसका नाम था रेलेवेंट कॉस्टिंग। वो रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला एरिया जो है, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला एरिया जो है वो भी आप लोगों ने MA2 के पेपर के अंदर देखा था, अगर आप लोगों को याद। सही है, बचे नहीं? अच्छा, रेलेवेंट कॉस्टिंग का जो एरिया है वो भी रिलेट कर रहा था किससे? MA2 से। वो भी आपने MA2 के अंदर देखा, वो एक एरिया। बाकी 2-3 एरियाज नए, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, शायद आप लोगों को याद ना हो, लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से कुछ चैप्टर आप पहले देख के आ चुके। रिस्क नहीं, रिग्रेशन अलग है, लीनियर प्रोग्रामिंग अलग है। उसके अलावा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के नाम से एक और एरिया, और इसके अलावा प्राइसिंग। सही है, ये 2-3 एरिया इसके अंदर नए, अभी आगे जाके आ जाएगा। स्लाइड आप लोगों के पास मौजूद, अगर आप लोग इस स्लाइड पे आना चाह रहे हैं तो आ जाए। सही है, ताकि कोई चीज आप लोगों ने माफ कर दी है। ये भी F9 वाला है, बस इसके अंदर पे ऑफ टेबल्स वगैरह बनते हैं। सही है, जैसे मैक्सी मैक्स मैक्सिमिन मिनीमैक्स वो वाला नहीं, वो नहीं है। बस एक चीज है, सेंसिटिविटी एनालिसिस पर है, तुमने ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया, हमारे पास वो बेसिक लेवल के था। असल में F9 का पेपर F5 में सीरीज में बाद में आता है। उसके अलावा फिर बजटिंग। बजटिंग के बारे में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पार्टिसिपेटिव बजटिंग देखी होगी, टॉप डाउन बजटिंग, इसकी थ्योरी है आप लोगों के पास मौजूद थी, टॉप डाउन बजटिंग और पार्टिसिपेटिव बजटिंग। ये पुराना वाला एरिया है। उसके अलावा जो है वो इसके अंदर टाइम सीरीज एनालिसिस जो इस दफा एग्जामिन हो गया। सही है, वो वाला एरिया जो है वो भी पुराना है, उसको दोबारा कवर करना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ अदर एरिया है वो इंशाल्लाह देखते हैं, लर्निंग कर्व वगैरह। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये काफी बेहतर एरिया है। हम मेरे ख्याल से शायद स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद यहीं पे मूव करेंगे। आप लोगों को वेरिएंसेस के बारे में चीजें याद है? वेरिएंसेस कैलकुलेट किए होंगे, कुछ नाम याद दिलाएंगे कौन कौन से वेरिएंसेस? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाला आप लोगों ने, सेल प्राइस वेरिएंस निकाला, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस निकाला, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकाला, लेबर रेट था, लेबर एफिशिएंसी था, ये था। ये वाले वेरिएंस भी यूज होंगे और एडवांस वेरिएंस भी है। अब मैं एडवांस वेरिएंस के कुछ नाम ले लेता हूं। क्या आप लोगों ने आज तक मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस देखा? नहीं। उसके अलावा सेल्स के अंदर क्वांटिटी वेरिएंस, मार्केट साइज, मार्केट शेयर, और उसके अलावा एक और एरिया जिसको कहते हैं प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस, ये एरियाज में। सही है, लेकिन यार एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बड़ा अच्छा एरिया है। अगर तुम्हारा पुराना वाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छा होगा तो तुम्हें यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, वो स्टूडेंट जिनका बीच में गैप आया, मैं जो बार बार पूछता हूँ ना, वो स्टूडेंट जिनका गैप आया हुआ उसका रीजन ये होता है, ताकि अगर गैप आया हुआ है तो चीजों को रिकॉल करने के लिए मैं आपको कुछ सपोर्टेड वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कर दूं, ताकि आने वाले चैप्टर से पहले उसको देख लो, लेकिन उसी वक्त पे जिस वक्त वो चैप्टर आने वाला हो तो उससे बड़ा फायदा हो जाए। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तकरीबन 75 to 80% एरिया आप पहले देख के आ चुके हैं। क्या पहले आप लोगों ने F2 के पेपर में रेशियोज नहीं निकाले? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, उसके अलावा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा आप लोगों ने बेंचमार्किंग थोड़ी बहुत देखी है। उसके अलावा आप लोगों ने 3 E's देखे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। यार वो सारे एरिया जिनके हमने रेशियोज कैलकुलेट किए थे ना, जिसकी थ्योरी के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए था, अब असल में उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मतलब हम यहाँ पे उसे परफॉर्म करेंगे और हम बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में एग्जामिनर को सबमिट करेंगे। यानी हम उस कंपनी के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद हम बेसिकली उसका एनालिसिस करेंगे, और वो एनालिसिस हमने सबमिट करवाना एग्जामिनर को, और वो चेक करेगा कि हमारी एनालिसिस स्किल बेहतर है या नहीं। नंबर 2,
तुम लोगों ने जो ROI और RI पहले कैलकुलेट किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिसीजुअल इनकम, वही कैलकुलेट करोगे, फिर उसके ऊपर कॉमेंट्री भी करो। सही है, तो इसकी वजह से ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का 75% एरिया अराउंड वही कंसीडर होता है जो आप लोगों ने पहले देखा है। 25% नया एरिया जो है वो बेसिकली जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग, ये आप लोगों ने पहले नहीं देखा, और इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग एरिया और बाकी जितने भी स्किल्स के तुम पेपर देखोगे कि आप लोगों के लिए जो लोग पहला पेपर दे रहे हैं, जितने भी स्किल्स के पेपर आप देखेंगे, हर पेपर में ये वाला सेक्शन मौजूद है। सही है, ये सेक्शन बेसिकली रिलेट करता है कि आप आईटी को किस तरह यूज करते हैं, वो टूल्स जो है जिनके अंदर आपने अपने आंसर सबमिट करवाने, उन टूल्स को कैसे यूज करते हैं। जब हम ये ऊपर वाले सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद कवर हो जाएगा सीआरक्यू से। सही है, इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं। अब इनको डिटेल में देख लें, डिटेल में ही अगली वाली स्लाइड के ऊपर देखिएगा जरा। पहले नंबर पे स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, क्या आप लोगों के पास सेक्शन बी था, इसमें कौन कौन सी कॉस्टिंग आ रही है। पहले नंबर पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दूसरे नंबर पे टारगेट कॉस्टिंग, तीसरे नंबर पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, चौथे नंबर पे थ्रूपुट अकाउंटिंग और पांचवें नंबर पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से 3 टेक्निक्स आप लोगों ने पहले देखी, कौन कौन सी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग, उसके अलावा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। 2 एरियाज ऐसे हैं जो आप लोग कवर करेंगे बिल्कुल नहीं। क्लियर, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि ये वाला एरिया जो है ये एग्जामिन कहां पे होगा, सेक्शन, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं, ये वाला एरिया एग्जामिन कहां पे होगा, इसके ओटीज बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। सही है जी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज बनेंगे इसके, क्या इसके एमटीक्यूज बनेंगे, इसके एमटीक्यूज बन सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। क्या इसका सीआरक्यू बनेगा, नहीं, इसका सीआरक्यू नहीं बनेगा। ये वही चैप्टर है जिसका सीआरक्यू नहीं बनेगा, यानी जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर एग्जामिन नहीं हो सकता, यानी ये वाला क्वेश्चन 20 मार्क्स के ऊपर एग्जामिन नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड, डिसीजन मेकिंग, यार ये तीनों जगहों पे एग्जामिन हो सकता है, ओटीज के अंदर भी, उसके अलावा एमटीक्यूज के अंदर भी, उसके अलावा सीआरक्यूज के अंदर भी, और सेम इसके साथ भी। सही, अब यहाँ पे जो आप लोगों ने ऑलरेडी 2 एरियाज देखे हैं वो ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और उसके अलावा रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये 2 एरियाज वो हैं जो ऑलरेडी आप एमए2 के पेपर के अंदर कंप्लीट करके आए, नहीं भी कंप्लीट किया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल इसको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे। कुछ कह रहे हो शाकिर, क्या लिमिटिंग फैक्टर, हाँ यार ये वाली बात मानने वाली है यार। तुम लोगों ने क्या एमए2 के अंदर लिमिटिंग फैक्टर देखा था, कौन सा वाला लिमिटिंग फैक्टर देखा था, एक था या एक से ज्यादा, मटेरियल होता है या लेबर होता है या मशीन होता है, एक होता है, एक वक्त में एक से ज्यादा होता है। उस वक्त एक था, उस वक्त एक था, उस वक्त एक था, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर था, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर यूज होगा तो वो बन जाएगी बेसिकली लीनियर प्रोग्राम। अच्छा, अभी रिसेंटली एक दफा एक क्वेश्चन एग्जामिन हुआ, वो जरा थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो तुम लोगों के गैदरिंग में ऐसे लोग नहीं होंगे तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में बताएं। एक क्वेश्चन आया था थोड़े अर्से पहले, बात है 2021 की, 2021 में ही मार्च के अंदर आया था, 2021 मार्च में। अब आप लोगों के लूप में ना ऐसे लोग कम होंगे जिन्होंने 2021 के मार्च के अंदर पेपर दिया, क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने F5 बिल्कुल आखिरी पेपर दिया होगा जवाब की तरह। सही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एसीसी कंप्लीट करके जा चुके होंगे, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरा पेपर F5 का दिया होगा, तो आज 2023 का एंड चल रहा है, तो इसका मतलब वो भी कम से कम प्रोफेशनल में तो होंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स आपको एसबीएल या एसबीआर के मिले और आपकी उनसे बात हो, तो शायद उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था अपने पेपर के। क्वेश्चन का नाम था बेला हॉस्टन, क्लास के अंदर करेंगे, मैं नहीं करूंगा, सही है, आप लोग मुझे सॉल्व करके लाके देंगे। तो बेला हॉस्टन के नाम से एक क्वेश्चन था जो डबल लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर नहीं बना था, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर नहीं बना था। वो क्वेश्चन वो वाले सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर बन गया जो हमने ऑलरेडी कहां पे देखा हुआ है, एमए2 के अंदर जो आपने। तो इसका मतलब है यहाँ पे दोनों लिमिटिंग फैक्टर, सिंगल भी और मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन यहाँ पे ना हम लीनियर प्रोग्रामिंग अलग से करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स वाला पहला एरिया है ना, सिंगल वाला, यहाँ पहले से थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर देख के आ चुके हो। अब वो कैसे, जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा जब बात करेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास दोनों लिमिटिंग फैक्टर है, मल्टीपल भी और सिंगल भी। अगर सिंपल होता है तो उसको सॉल्व करने की अप्रोच डिफरेंट होती है, और अगर मल्टीपल वाला एरिया तो उसको सॉल्व करने की अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। ये 2 एरियाज ऐसे हैं। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा प्राइसिंग, प्राइसिंग के बारे में वैसे स्टूडेंट्स को अच्छा खासा आइडिया होता है बीटी के पेपर के साथ,
क्या बीटिंग के अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है ना, जैसे कि प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत एरिया है। हमारे पास भी यही एरिया, छोटा सा एरिया प्राइसिंग का, लेकिन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हुए सीआरक्यूज, हर स्पेसिफिक एरिया के तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 सीआरक्यूज हैं पास पेपर में जो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल आखिर में डीलिंग विद रिस्क एनालिसिस, ये बिल्कुल नया एरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक फिलहाल जो आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी वो कौन कौन से एरियाज में मिलेगी, अपनी प्रीवियस स्टडी से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, टारगेट कॉस्टिंग में, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर, उसके अलावा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, उसके अलावा बजटिंग के अंदर भी है। बजटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, टॉप डाउन बजटिंग क्या होती है, इम्पोज बजटिंग क्या होती है, सारे एरिया हम पहले कंप्लीट करके आए हैं, इन्हें हमें दोबारा एक दफा रिकॉल करना पड़ेगा। बिहेवियर रिस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर आपके मैनेजमेंट का बिहेवियर क्या होता है जब आप टॉप डाउन या बॉटम अप बजटिंग यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा बियॉन्ड बजटिंग के नाम से पूरी है, और लास्ट टाइम जो एरिया आया वो यहाँ से आया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बजटिंग। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बजटिंग के अंदर पुराने वाले एरियाज कुछ है, मैं जरा रिकॉल करवाता हूँ। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने टाइम सीरीज एनालिसिस देखा था, आप लोगों ने हाई लो मेथड देखा था। हाई लो मेथड वो मेथड है जो हम इंशाल्लाह टारगेट कॉस्टिंग के अंदर जाके भी एक दफा रिकॉल कर लेंगे। सही, तो आपने हाई लो मेथड देखा था, आप लोगों ने जो है वो इससे पहले टाइम सीरीज एनालिसिस देखा हुआ है, और एक और एरिया आप लोगों ने देखा हुआ है रेगुलेशन एनालिसिस के अंदर, फोरकास्टिंग टेक्निक में लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जिसमें आप वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, जिसमें बी का अलग फार्मूला कैलकुलेट होता है, ए का अलग फार्मूला कैलकुलेट होता है, ग्रेडियंट अलग कैलकुलेट होता है और इंडेक्स अलग कैलकुलेट होता है। एक तो वो वाला एरिया है, उसके अलावा फोरकास्टिंग है, उसके अलावा एक और एरिया है काफी अच्छा एरिया, लर्निंग कर्व के नाम से। ये वाला एरिया भी रिसेंटली पेपर के अंदर भी एग्जामिन हुआ है और कंटिन्यूअसली एग्जामिन होता है। लर्निंग कर्व एक बड़ा अच्छा एरिया है, मतलब पढ़ाने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। उसमें होता यह है कि बेसिकली जैसे जैसे लेबर जो है वो एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहा होता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती रहती है, इंप्रूव। और आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि लेबर हमारा एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा फैक्टर है हमारी टोटल कॉस्ट का। तो जब लर्निंग कर्व आएगा, यानी लर्निंग इंप्रूव होगी, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद वो बेनिफिट आप कंज्यूमर को ट्रांसफर करना शुरू करें। किसके थ्रू? कंज्यूमर को कैसे ट्रांसफर करेंगे हम अपने बेनिफिट्स को? बिल्कुल ऐसे ही, प्राइसेस को कम करके वो बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, वो भी एक बड़ा फायदा। तो वो वाला एरिया क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन बजटिंग के अंदर आएगा। अराउंड तकरीबन 50% के करीब करीब ये एरिया आप पहले देख के आ चुके हैं, अराउंड। सही है, एग्जैक्ट 50% नहीं है, अराउंड 50% के करीब। तो ये तो तीन एरिया हो गए। सही है, उसके बाद अगला एरिया कौन सा है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इसके अंदर जो वेरिएंसेस आप देखेंगे ना, वो वेरिएंस आपने पहले नहीं देखे होंगे। अच्छा, हमारा दूसरा एरिया यही है स्टैंडर्ड कॉस्ट। पहले नंबर पे मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। लेकिन यार एक बात मानने वाली है, ये सारे के सारे अगर देखा जाए ना, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए, ये सारे के सारे एडवांस वेरिएंस है। ये सारे के सारे कौन से वाले वेरिएंस है? एडवांस वेरिएंस। एडवांस वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ना आपके बेसिक वेरिएंस भी बेहतर होनी चाहिए, यानी मुझे पता होना चाहिए कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस के नाम से भी कोई चीज थी, मुझे ये पता होना चाहिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी होता है। क्योंकि जब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस को ही डिवाइड करते हैं ना, तो वो दो एरियाज में डिवाइड होता है, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। इसी तरह सेल्स, सेल्स के अंदर आपको याद है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस था, वही सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस के दरमियान में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मैं जरा थोड़ी सी बात कर लेता हूँ प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के बारे में। क्या आप लोगों को याद है, आप लोगों ने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस देखा था? कोई बताएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या बता रहा हो? यानी स्टैंडर्ड प्राइस जो आपकी टारगेटेड प्राइस है और एक्चुअल प्राइस, उन दोनों के दरमियान में जो फर्क होता है उसे क्या कहते हैं, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपने टारगेट बनाया, आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि आप 1 kg मटेरियल क्या करेंगे, मार्केट से परचेज करेंगे। वो मटेरियल आपने परचेज करना था कितने का? $10 का। सही है। एक्चुअल के अंदर आपने मार्केट से मटेरियल परचेज किया, और मटेरियल परचेज किया आपने $13 का। कोई बताएगा यहाँ पे वेरिएंस कितने का होगा? $3 का। फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपका मैनेजर आपसे ये कहता है कि सर मसला पता है क्या था, मसला ये है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट जो कि आपने अपने बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, वही था पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन की तरह 40%। तो वो मटेरियल जो 10 का था वो कितने का हो चुका था?
मैंने तो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए, अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स को यूज करते हुए, अच्छे सप्लायर को देखते हुए, और मेरे ताल्लुकात क्योंकि सप्लायर के साथ बहुत अच्छे थे, मैंने वो मटेरियल आपको 13 का परचेज करके दिया। अगर हम नॉर्मल वाले वेरिएंट्स कैलकुलेट करें, क्या उसमें ये वाली बात आती है बीच वाली? उसमें तो बात होती है दो एक्सट्रीम्स की। हमने स्टैंडर्ड में कितना रखा? 10, और एक्चुअल में कितना है? 13। दोनों के दरमियान में डिफरेंस 3, और 3 का वेरिएंस क्या कहलाएगा? लेकिन जब हम आते हैं प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस यानी एडवांस वेरिएंस की तरफ, तो कहते हैं यार वाकई में ये वाली बात तो मानने वाली है कि वो मटेरियल अच्छा, फिर उसको लाजमी तौर पर मार्केट से चेक भी किया जाएगा वाकई में वो 14 का हो चुका था या नहीं हुआ था। वो मटेरियल जो असल में 10 का चल रहा था वो कितने का हो चुका था? 14 का। और 14 वाला मटेरियल हमारे मैनेजर ने कितने का परचेज किया? क्या मैनेजर की परफॉर्मेंस बेहतर है? यार देखो, एक मैनेजर की परफॉर्मेंस अगर बुरी होगी, उसको बोनस ना मिले तो वो खुश है, क्या ख्याल है? अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ और मार्क्स उतने बेहतर नहीं आते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उतने ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होंगे। अगर मैंने अच्छी तैयारी नहीं की, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ और मेरा रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आया, तो उसके अंदर उतनी ज्यादा डिमोटिवेशन नहीं होती। वजह क्या है? वजह ये कि आपको पता होता है कि शुरू से एक मसला चल रहा है। एक तो आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, एक तो आपने तैयारी बहुत अच्छी की, आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, और अल्टीमेटली रिजल्ट आपकी मर्जी का नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर अनसक्सेसफुल रहा, मैं कह रहा हूँ आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आया, तो वहां पे बंदा डिमोटिवेट होता है, ये बात मानने वाली। इसी तरह यहाँ पे वो मटीरियल जो मार्केट में कितने का चल रहा था, 14 का, तो आपका मैनेजर कितने का परचेज करके दे रहा है? 13 का। फिर भी आप उसको बोनस नहीं दे रहे, क्या उससे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका मतलब है आप अपने मैनेजर की जब रियल परफॉर्मेंस को जज करेंगे तो वो 10 और 13 के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि 13 और 14 के ऊपर करेंगे। तो लाजमी तौर पे वो 14 और 13 को कंपेयर करना, और ये वाला जो 10 है, 10 को 14 के साथ कंपेयर करना, ये दो अलग अलग किस्म के वेरिएंस कैलकुलेट होंगे, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। मैं अगर यहाँ पे ये बात कहूं कि वाकई में प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस जिसके बारे में मैंने अभी बातें की है कि यही केस है, बिल्कुल यही केस, अगर हम इस वक्त पे भी सिर्फ इसके बारे में 5 से 7 मिनट और बात करने के और बात करें और इसके बाद डायरेक्टली इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर दें तो हमसे क्वेश्चन हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के फार्मूलाज याद होने चाहिए। मुझे याद होना चाहिए कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने मुझे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस बताई, उसके साथ फिर क्वांटिटी कौन सी यूज होगी ये मुझे याद होना चाहिए। अगर मैं क्वांटिटी वाली बात करता हूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है, अगर मुझे ये याद है तो वाकई में मैं इसके ऊपर अगर 10 मिनट बात करूं और आज ही इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो हमसे हो जाए। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाता है तो फिर पेपर में क्यों नहीं होता? तो फिर F5 का रिजल्ट इतना नीचे क्यों आता है, यानी परसेंटेज के हिसाब से नीचे क्यों आता है? उसका एक खास किस्म का रीजन है। मैंने आप लोगों के सामने केस रखा, मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट की यार इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीजें, मैंने आप लोगों के सामने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर दिया, यार ये आ गई स्टैंडर्ड प्राइस, ये आ गई एक्चुअल प्राइस, ये आ गई एक्चुअल क्वांटिटी, और उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उस क्वेश्चन को कोई फायदा नहीं, फायदा क्वेश्चन का कब है? जब मैंने आप लोगों के सामने थीम रखी, मैंने उसकी प्रैक्टिस करवा दी आपको, मैंने एक पास पेपर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा और आपने उस क्वेश्चन को परफॉर्म किया, चाहे क्लास के अंदर चाहे घर पे जाके। जब आप खुद डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, यार ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये चेंज आया है, जब एक फुल पेज के सिनेरियो के अंदर आपने सिर्फ 7 या 8 चीजें निकालनी है, तो डेटा एक्सट्रैक्शन आप लोगों की बेहतर होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? मैं तो एक क्वेश्चन को बार बार करवा के, मैं तो उसके लिए, मेरे लिए तो वो क्वेश्चन यूज टू हो चुका है ना, मुझे पता है कौन सी लाइन में कौन सी अमाउंट रखी है, असल में नया वो आपके लिए। तो इसलिए जब तक आप इस तरह की क्वेश्चन में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जहां पे डेटा आप लोगों के सामने बिल्कुल नया होगा, जहां पे चीजें खुद आप लोगों ने चूज करनी होंगी, जब तक मामला अपनी जगह पे बेहतर नहीं होंगे। तो पेपर निकालने का सबसे आसान सा तरीका आप लोगों की साइड से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और उसी के बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। सही है। प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस अपनी जगह पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स यानी इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज वगैरह वो यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इसकी थ्योरी वही वाली है जो आप लोग पहले देख के आ चुके हैं ना, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या होता है, सही है। उसके अलावा जो नए वेरिएंसेस आएंगे उससे रिलेटेड उसकी थ्योरी, जैसे मिक्स वेरिएंस की थ्योरी या यील्ड वेरिएंस की थ्योरी, ये वाले सिनेरियो। उसके बाद फिर पांचवा एरिया जो आप लोगों के पास है, बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे देखा एक एरिया नहीं आया, वैसे दो नहीं आए, इंप्लॉयबिलिटी वाला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला, क्योंकि वो खुद ही एक चैप्टर है।
सही, उसको अलग अलग से नंबर ऑफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड नहीं किया था। परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम वही वाला है जो हमने पहले देखा। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स वगैरह, और रिपोर्ट्स वही रेशियोज के साथ बनेगी जो रेशियोज हम ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं। कोई बताएगा डिविजनल परफॉर्मेंस, ये जो ROI और RI था, ये डिविजनल परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। दो अलग अलग डिविजन का आप ROI कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दो अलग अलग डिविजन का आप RI कैलकुलेट करेंगे, रेजिडुअल इनकम, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे कि कौन सी डिवीजन ज्यादा बेहतर है। देन लिटरली लिटरली पिछले 3 सालों में अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए। एक क्वेश्चन 2021 में, एक क्वेश्चन 2019 में, और एक क्वेश्चन आया था 2022 में भी एक क्वेश्चन आया। इसमें लिटरली यही क्वेश्चन है, दो अलग अलग डिवीजन है, दोनों अलग अलग डिवीजन का आपने ROI कैलकुलेट करना, उसके मार्क्स है 7, फिर ROI कैलकुलेट करने के बाद आपने दोनों डिवीजन को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात इसके साथ ऐड कर, आप लोग भी तो अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं बहुत सारी दफा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, क्या ख्याल है, होता है ना ऐसा? मैंने, हमारे सामने दो स्टूडेंट से एक स्टूडेंट बैठ के कहता है कि सर क्वेश्चन हो गया सही है, मैंने सॉल्व कर लिया। FD के पेपर्स में ज्यादातर ऐसा हो रहा होता है हमारे साथ, एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया, वो दूसरी की तरफ बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहा है, यार इससे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, जब ये सॉल्व करेगा तो हम आगे की तरफ जाएंगे, कब सॉल्व करेगा, कितनी देर और लगेगी, सारी बातें होती है। क्योंकि हम दोनों को एक ही कंपैरिजन के अंदर देख रहे होते हैं, यार दोनों में अच्छा खासा फर्क है, दोनों की स्कूलिंग में फर्क होगा, दोनों की कैलकुलेशंस के अंदर फर्क होगा, दोनों कितना, यानी कौन कैलकुलेशन के साथ ज्यादा यूज टू है, या कौन ज्यादा रिलैक्स है बेसिकली कैलकुलेशन के साथ, दोनों का अलग अलग मामला होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हर बंदा अपने हिसाब से सोच रहा होता है, हमें अक्सर सुनने में आता है एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन को बिल्कुल अलग से डायरेक्शन के अंदर सोचता है, और उससे आंसर अपनी जगह पे अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा होता, तो उससे कहते हैं कि यार तुमने, तुम्हारा क्वेश्चन के बारे में सोचने का अंदाज गलत था, इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से तुम्हें सोचना चाहिए था। इसी तरह कंपनीज के साथ भी होता है, दो कंपनीज का ROI कैलकुलेट कर दिया, दो कंपनी का RI कैलकुलेट कर लिया। अब आपने ROI कैलकुलेट कर लिया, एक का ज्यादा एक का कम आ गया, अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं एक का ज्यादा आ रहा है तो अच्छा, एक का कम आ रहा है तो बुरा है। नॉर्मली तो ये कहा जा सकता है, लेकिन दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा। आइए एक छोटी सी बात करते हैं, क्योंकि ROI के बारे में आप लोगों को आइडिया है, आइए बात करते हैं। एक कंपनी जो के बना रही है बेसिकली शर्ट्स, हमारी कंपनी दो अलग अलग, हमारी कंपनी की दो अलग अलग डिवीजन है। पहली डिवीजन में हम क्या बना रहे हैं, शर्ट्स। शर्ट्स किस तरह बनती है आपको पता है, स्टिचिंग मशीन होती है जिसके ऊपर शर्ट्स बन सकते हैं। एक जगह पे हम शर्ट्स बना रहे हैं, और एक हमारी एक और डिवीजन है जो बना रही है बेसिकली ट्रेड मिल्स, सही है नहीं? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, दोनों डिविजन्स में ROI ज्यादा किसका आएगा, शर्ट मैन्युफैक्चर का या ट्रेड मिल का? अच्छा, ROI का फार्मूला याद दिलाओगे, ROI का फार्मूला क्या होता है? चले, नेट प्रॉफिट से पहले हम कंट्रोलेबल प्रॉफिट रख लेते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट से, क्या ख्याल है? अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, दोनों कंपनी एक जैसा प्रॉफिट भी कमा रही हो, दोनों कंपनी एक जैसा प्रॉफिट भी कमा रही, दोनों कंपनी का प्रॉफिट 10 मिलियन का है, दोनों कंपनी का प्रॉफिट कितने का है, 10 मिलियन का। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या दोनों कंपनी का अगर प्रॉफिट 10 मिलियन का है तो दोनों कंपनी की इन्वेस्टमेंट एक जैसी होगी? नहीं, किस, जरूरी नहीं, वैसे नॉर्मली अगर तुम इसके हिसाब से देखोगे तो एक की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी, बताओगे किसकी, वजह क्या है? वहां पे यूज हो रहे होंगे हैवी मैकेनिकल प्लांट्स, क्या ख्याल है? हैवी मैकेनिकल इक्विपमेंट, शेड बनाने के लिए आपको उतने हैवी मैकेनिकल इक्विपमेंट तो नहीं चाहिए, क्या ख्याल है? ऐसा ही है, तो इसका मतलब है एक के अंदर अगर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो दूसरे के अंदर शायद 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई हुई, या इसके करीब करीब, या इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, क्या ख्याल है? अब दोनों का जब ROI कैलकुलेट करोगे तो क्या दोनों का ROI सेम आएगा? इसका ROI काफी ज्यादा बेहतर होगा पहले वाले का दूसरे वाले के मुकाबले, ये बात मानते हैं। अब इसी तरह बात करते हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस वाला बंदा एक बंदे से मिलता है जो जिसने कॉटन इंडस्ट्री लगाई हुई है, कहता है सर आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं? हमने प्रॉफिट बता दिया, उसने कहा आपने इन्वेस्टमेंट कितनी? एक सॉफ्टवेयर हाउस, एक अच्छा चलने वाला सॉफ्टवेयर हाउस बेसिकली बहुत सारी जगहों पे compete कर देता है, एक ऐसे बिजनेस को जो बेसिकली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं, स्पोर्ट्स वेयर बना रहा है बेसिकली। क्यों? क्योंकि जब आप बात करेंगे सॉफ्टवेयर हाउसेस की तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स काफी कम होती है, क्योंकि ज्यादा बर्डन किसके ऊपर होता है, बेसिकली इंप्लॉइज के ऊपर, क्या ख्याल है? वो सर्विसिंग बिजनेस है ना, और आपको पता है सर्विसिंग बिजनेस के अंदर डोमिनेट कौन करता है बेसिकली?
लेबर डोमिनेट कर रहा होता है ना वहां पे। एक सर्विसिंग सेक्टर के अंदर बेसिकली जो डोमिनेट कर रहा होता है वो लेबर। जैसे हम इंस्टीट्यूट की बात करें, यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट काफी कम है, डोमिनेट बेसिकली कौन कर रहा होता है? लेबर, सही। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो बेसिकली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बना रही है, तो वहां पे डोमिनेट कौन करेगी? मशीन्स। आपको स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बगैर मशीन्स की चीजें नहीं बन सकती। अब दोनों के जब आरओआई की बात करोगे, दोनों के आरओआई में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि लाजमी तौर पे जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हुए भी आरओआई, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर शायद वहां पे आप जज आरओआई और आरआई की बेसिस के ऊपर ना करें, बल्कि कहीं यार एक काम करते हैं, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सेल्स के ऊपर कंपेयर करके। और सेल्स के अंदर भी अलग अलग किस्म की बातें होती हैं। क्या ख्याल है? अब आपको क्या लगता है, अगर दो कंपनीज की एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर सेल सेम है, एक कंपनी जो कि मार्केट के अंदर काम कर रही है, सपोज करें हम मर्सिडीज की बात करते हैं, और उसके साथ हम टोयोटा को लेते हैं, मर्सिडीज के साथ अगर हम टोयोटा को लेते हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है। आप क्वालिटी के ऊपर मत जाए। आप जरा देखें, एक कंपनी का मेन लोगो क्या है, एक कंपनी का मेन मोटिव क्या है। अगर मैं टोयोटा की बात करूं, पाकिस्तान में तो आप उसकी जगह पे सुजुकी को रखेंगे। चलो पाकिस्तान में बात करें, सुजुकी और टोयोटा में ज्यादा वॉल्यूम किसका सेल आउट होता है? सुजुकी का। प्रॉफिट किसका कम है? बिल्कुल ऐसे। तो वो काम कर रहे हैं बेसिकली लो प्रॉफिट हाई वॉल्यूम के ऊपर, और टोयोटा हाई प्रॉफिट लो वॉल्यूम के ऊपर। जब दोनों बिजनेस अलग अलग है, तो दोनों के नेट प्रॉफिट मार्जिन के दरमियान में तो फर्क आएगा। असल में वो यहाँ पे आपसे मांगता है बिजनेस। आपके सामने दो अलग अलग डिवीजन रखेगा, दोनों का आरओआई सेम आ रहा होगा, फिर वो कहेगा आप इसको इवेल्युएट करें। फिर तो मैं ये पॉइंट बीच में ऐड करने पर, अगर एक कंपनी का आरओआई ज्यादा आ रहा है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वो कंपनी हैवी मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज नहीं कर रही। हम लोग असल में चीजों को बिल्कुल सेम डायरेक्शन के अंदर देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभार मसला आता है। अब ये चीज कहां से क्लियर होगी यार? ये चीज भी वही से क्लियर होगी जिसके बारे में पहले बात कर रहा था, वही से क्लियर होगी। जब एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पे आप खुद अपनी जगह पे सॉल्व करेंगे और उसके बारे में ये क्वेश्चन रेज करेंगे, और ये पॉइंट जब बेसिकली खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, तो पेपर में जाके इन चीजों के अंदर प्रॉब्लम नहीं। सही है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। बाकी हमारे पास यहाँ पे नया एरिया जो आएगा वो बेसिकली आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप थोड़ा बहुत पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी देखेंगे। और एक्सटर्नल कंसिडरेशन, लाजमी तौर पे कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली उसको हिट कर रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी एरिया वो एक्सटर्नल कंसिडरेशन के अंदर आएगा। सही है, वो भी इसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर मौजूद। सही है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एरिया बन गया, ये देखिएगा पीछे, ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा एरिया आ गया। अच्छा, अब इसके बारे में आप लोगों ने जो मटेरियल वगैरह परचेज करना होगा उसकी बात कर लेता है। देखिए, दो चीजें आप लोग परचेज करेंगे। उन दो चीजों के अंदर पहला एरिया आप लोगों ने परचेज करनी है बेसिकली बुक। तो यहाँ पे बुक आप परचेज करेंगे, वो परचेज करेंगे बीबीपी। सही। और जो किट आप परचेज करेंगे, वो किट भी परचेज करेंगे बीबीपी की। दोनों चीजें आप लोगों ने बीबीपी की परचेज करनी। तो मैं आप लोगों के साथ क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसमें अच्छे खासे कैप्लान के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या हुए होंगे कवर। बीपीपी किट को एज अ इवैल्यूएशन टूल भी आपने यूज करना है। वो कैसे? उसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे सपोज करो तुम्हारा पहला वाला चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा वाला? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सेक्शन ए खत्म हो गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सही है। उसके अलावा थ्रूपुट अकाउंटिंग और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अपनी जगह पे वाइंड अप हो चुका है। ये वाइंड अप करने के बाद आप लोग किसी भी स्पेसिफिक टाइम में बैठेंगे जब आपके पास 2-3 घंटे फारिग हो, और आप बीपीपी के अंदर जितने भी इससे रिलेटेड ओटीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे। उसमें से 70% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर इसके अंदर 70-75% क्वेश्चन सही है, तो इसका मतलब है मेरी उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कमांड है। और अगर इन केस वो सही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है मसला। सही है। दूसरी बात, फिर आप उसके एमटीक्यू सॉल्व करें। अगर एमटीक्यूज के अंदर आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब है चीजें अपनी जगह पे कंट्रोल में। अगर वो 70% मार्क्स नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम। इसी तरह पहले सेक्शन में, इसी तरह दूसरे सेक्शन में, इसी तरह तीसरे सेक्शन में। ताकि ये जो टेस्ट लगाएंगे वो अलग है, लेकिन बीबीपी के जो क्वेश्चन है ना, अगर उससे आप अपने आप को इवेल्युएट करें वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इवेल्युएट आप डे बाय डे करेंगे, यानी हर स्पेसिफिक एरिया के बाद। यानी जैसे सपोज करो कि पहला क्वेश्चन चैप्टर खत्म हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन इसके करने के लिए दे दिए। अब इसके अंदर 70% से ज्यादा क्वेश्चन आपके इनिशियल स्टेज से ही सही होने चाहिए। अगर 70% से ज्यादा क्वेश्चन सही है, तो ऑटोमेटिकली मामला अपनी जगह पर रिजॉल्व। इसी तरह सीआरक्यूज के अंदर जब मैं सीआरक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो वहां पे 70% आंसर
मेरे एग्जामिनर के आंसर के साथ मैच करने चाहिए। अगर मेरी गलती भी हो रही हो तो वो 30% के करीब करीब हो, उससे ज्यादा गलती ना हो। जब आप बेंच मार्क रखेंगे ना 70 to 80% का, तो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल के अंदर आएंगी। सही। कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में अभी? नहीं। पहले चैप्टर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। सही है। और स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे। सही। यार ये सारी की सारी चीजें जो अभी हमने बात की है वो बेसिकली हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, तुम एक दफा इसको गो थ्रू कर लो, नमाज का ब्रेक ले लो, नमाज के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास हो रहे हैं अभी 7, हम इंशाल्लाह 7:25 पे कंटिन्यू करेंगे। सही। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन? तकरीबन तकरीबन। और अगर पुराना नहीं भी है ना, तो एक बात मानने वाली है, वो ये कि हर स्पेसिफिक हर एरिया के अंदर हमें पुराना वाला एरिया सपोर्ट जरूर करे। अब जब आज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट होगी तो पुरानी वाली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही स्टार्ट होगी, और पुरानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद हमने क्या करना है, बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जाना है। अब उसके क्वेश्चन मुझसे हैंडल हो रहे हैं या नहीं, असल बात वो इंशाल्लाह फिर देखते रहेंगे। अभी जब तक आप लोगों के पास हार्ड कॉपी में हैंड आउट नहीं आ रहे, जब तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर करता रहूँ, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हार्ड कॉपी दे दूंगा, अगर आज मैंने कुछ क्वेश्चन करने के लिए देने हुए तो। ये वाला हैंड आउट मैं शेयर कर देता हूँ, ये वाला हैंड आउट मैं शेयर कर देता कि अभी नमाज चले गए, सब चले गए घर को लेके बाहर पार्क में। तो मैंने भी शाम में आलू का पराठा बना के दिया था ध्यान को, माशाल्लाह से उसने खाया खूब शौक से। फिर वो आलू का पराठा खाया जिससे पहली बार अब मैश पोटैटो से आलू के पराठे खाएंगे बस उसमें। और वो पानी वानी पिला के पेपर चेंज करा के फिर मैंने क्या, अब मैं पढ़ने बैठ गई थी दिलमान को देखे, फिर लोग खेलते रहे थोड़ी देर, फिर अब बाहर चले गए। उसको वो फिर 8 तक घर पर आएगा, 8 साढ़े 8 तक। अब मैं सुला दूंगी उसको 9 तक की क्लास में। अच्छा मेरी बात सुने, मैं नाम को ऐसे विजिट कर रही थी फिर बाजी, इतने रीजनेबल और एक से एक कपड़े। मतलब एक तो आसिम जुफा का भी नाम हो जाएगा, मतलब आसिम जुफा का बड़ा डिजाइनर है, उसका भी नाम हो गया। और वो 6,500 का कपड़ा आ रहा था और 3,000 4,000 स्टिचिंग के लगा थे। कितना 10,000 का आराम से सूट बन जाएगा अच्छे से अच्छा। और रखा आपने देखा कितना फैंसी था, 16,000 का। मैं आपको बात बताऊं, अभी हम एक काम करते हैं, हम लोग ना ग्रुप पे एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, और जो ऑनलाइन खरीदने की चीजें ऑनलाइन ले लेते हैं, बाकी जो बाजार की चीजें बाजार में कर लेंगे बाद में। तो मुझे साड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव लगी थी इसमें, देखिए आपने। और मैंने तो अपने लिए खोला था, फिर वो दिमाग में यही आई कभी बढ़िया करना। लोगों ने मेरे काम काम
अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं पहला एरिया। यार पुराने वाले कुछ एरियाज रिवाइज करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे, तो अगर आप लोगों को पुराने कुछ एरियाज मिलते हैं तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए, तो असल में आप लोगों ने डिटेल में देखे हुए। सही है, आप लोग मुझे बताएंगे आपने कौन सा पेपर दिया है इससे पहले? F7, और इससे पहले? बस। और 4 का पेपर दिया, सही। और F2 का पढ़ा था आपको? हो गया तकरीबन साल, हो गया साल नहीं हुआ, बस सही। चलो, इसका मतलब पुराना वाला एरिया रिवाइज करते हुए जाते हैं भाई। सही है, तो आप लोगों के लिए पुराना वाला एरिया रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे। एरिया हमारे पास पहले, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। सही है नहीं? और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर जो हमारे पास एरिया है, ये वाला एरिया जो हमारे पास है वो बेसिकली है ट्रेडिशनल एंड एडवांस कॉस्टिंग मेथड। ट्रेडिशनल एंड एडवांस कॉस्टिंग मेथड। अब यार एडवांस कॉस्टिंग मेथड, अगर मैं ट्रेडिशनल या एडवांस कॉस्टिंग मेथड्स की तरफ मूव करता हूं, तो सबसे पहले तो एक ट्रेडिशनल मेथड था। देखो यार, यहाँ पे हम जो भी एरिया स्टार्ट करेंगे, ये बात याद रखना, पहले उसका बेसिक एरिया देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखना पड़ेगा। अगर हम टारगेट कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग देखना पड़ेगा। सही है। और अगर हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें पीरियोडिक प्रॉफिट वाला एरिया देखना पड़ेगा, ताकि उसको वहां से स्टार्ट करेंगे, ताकि आइडिया हो कि असल में वो जो नई कॉस्टिंग डेवलप हुई उसके पीछे रीजन क्या थे और वो बेसिकली किस तरह काम करती है, पुरानी वाली से डिफरेंट कैसे। सही, अगर नया देख लेंगे ना सिर्फ, तो वो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होता। अच्छा जी, ट्रेडिशनल एंड एडवांस कॉस्टिंग मेथड जो आपके पास पहला सेक्शन है, उसके अंदर जो आपके पास पहला एरिया आता है उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन आप लोग सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। आप लोग सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एरिया के अंदर सबसे पहले आप लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ भाई, आप में से कुछ स्टूडेंट जो मुझे ये बताना चाहें सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्या था? कॉस्ट पूल पे नहीं, जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं, असल में एब्जॉर्प्शन होता क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली आप अपने ओवरहेड्स को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। ओवरहेड्स के बारे में कोई बताएगा ओवरहेड्स होते क्या है? ओवरहेड्स एक्सपेंस नहीं है। ओवरहेड्स क्या होते हैं, दोबारा बताइएगा कोई और। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स होते हैं बेसिकली आपकी ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नॉर्मली क्या होता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये हमारी अपनी मेंटालिटी है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आगे की तरफ मूव करूंगा। नॉर्मली हम किसी जगह पे जाते हैं अक्सर, अगर F2 का पेपर हम लोग कर रहे हो या वैसे हमें कॉस्टिंग का शौक हो, हम एक जगह पे गए, जाके हमने एक कप मंगवाया, किसका? चाय का। चाय का कप हमारे सामने आ गया। सही है, हमें पता है ये चाय का कप कितने का है? 80 रुपए का। हमारा दिमाग फौरी तौर पे काम करना शुरू करता है और हम ये देखते हैं कि यार इसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं यार इसके अंदर पत्ती भी लगी, फिर हम ये देखते हैं इसके अंदर मिल्क भी ऐड हुआ। सही है, उसके बाद हम ये देखते हैं इसके अंदर शुगर भी ऐड हुई। ये 3 चीजें मिला के क्या बन गया? बेसिकली आपका चाय बन गई। सही है, ये 3 उसके अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, जो कि क्या है? बेसिकली मटेरियल। हमने इनकी कॉस्ट निकाली। इनकी कॉस्ट निकालने के बाद हमने सोचा कि यार इसके अंदर जो हीट का खर्चा आया होगा वो कितना आया होगा, और हीट का खर्चा भी हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। सपोज करें वो चाय का कप जो हमारे सामने आया है, वो चाय के कप की प्राइस है बेसिकली, जैसे अभी एक नया होटल भी खुला है साथ ही, तो एक चाय के कप की प्राइस जो है वो बेसिकली 80 की है, और हमारी नजर में उसकी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कितनी आ रही होगी? शायद 15 रुपए की या 17 रुपए की। हम फौरी तौर पर अपना दिमाग और चलाएंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि यार 80 रुपए की चाय बेच रहा है और 17 रुपए की चाय बन रही है, इसका मतलब एक कप के ऊपर उसको कितने बच रहे हैं? 63। हम सोचेंगे यार अगर दिन में इसने 100 कप निकाल दिए तो 63 के हिसाब से 6,300 रुपए का नेट प्रॉफिट है इसका। हमने वहां पे बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। बताएंगे कौन कौन सी चीज है? बिल्कुल ऐसा ही। अगर मैं आम अल्फाज के अंदर बात करूं, मैंने किस किस को इग्नोर किया? ना मैंने उसके अंदर रेंट को इंक्लूड किया, ना मैंने उसके अंदर टैक्सेस को इंक्लूड किया, ना मैंने उसके अंदर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया, ना मैंने उसके अंदर इंश्योरेंस को इंक्लूड किया, अगर इंश्योरेंस नहीं भी है जब भी मैंने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया, ना मैंने उसके अंदर जो मेरा सपोर्टिंग स्टाफ है जिनकी फिक्स सैलरीज होती है उनको इंक्लूड किया। इन सब चीजों को मैंने क्या कर दिया? एक्सक्लूड। वैसे अगर सिंपली बात की जाए, वो दिन में अगर 200 कप चाय के बेचता है तो एक दिन के 12,000 रुपए बनते हैं।
और 10 दिन के 1,20,000 और महीने के तकरीबन 360 या 4 लाख रुपए। उसका लाइफ स्टाइल आपको 4 लाख वाला नजर नहीं आ रहा होगा। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि आपने बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली आपसे ये कहती है कि जब आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें, क्या कैलकुलेट करें? कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो आप सारी की सारी कॉस्ट को इंक्लूड करें, उन कॉस्ट को भी जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के ऊपर लग रही है और उन कॉस्ट को भी जो कि इनडायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है, जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, जैसे रेंटल का एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये हुआ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली बेस करती है किसके ऊपर? फुल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। क्या ख्याल? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप बेसिकली जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे? फुल कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे बताएंगे फुल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या शामिल होगा। अब मैं जरा F2 की बातें कर रहा हूं जी। सबसे पहले जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो पहला एलिमेंट कौन सा आता है? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले मैंने रख दिया डायरेक्ट मटेरियल, मेरे पास सबसे पहले आ गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद अगला एलिमेंट कौन सा आएगा? अगला एलिमेंट आएगा डायरेक्ट लेबर का। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बेसिकली डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद अगला एलिमेंट कौन सा आएगा? अगला एलिमेंट आएगा मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। यार मैं छोटी छोटी बातें पुरानी वाली रिकॉल करता रहूंगा ताकि वो रिकॉल हो जाए, मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। वरना मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया और वहां पे लिखा हुआ प्राइम कॉस्ट और किसी स्टूडेंट ने कहा सर ये क्या होती है, तो मुझे अजीब सा लगेगा। इसलिए ज्यादा बेहतर है हम उसको साथ साथ लेके चले। हाँ भाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया, क्या बन गया? प्राइम कॉस्ट। अब यार क्या प्राइम कॉस्ट ही आपकी फुल प्रोडक्ट कॉस्ट होती है? नहीं, इसके अंदर आपने एक और चीज इंक्लूड करनी है जिसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यार ये बात याद रखना, पहले तो मुझे ये, मैं पुरानी बातें बार बार मैं कहूंगा कि मैं पुरानी बातें बार बार करूंगा, सही। मुझे एक बात बताइए, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है, डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है? तो डायरेक्टली एक यूनिट के ऊपर क्या हो सके? ट्रेस हो सके, यानी कि आइडेंटिफाई हो सके, यानी कि मुझे पता होगा कि उसके अंदर मटेरियल कितने का लग रहा है, यानी वो अमाउंट इजीली क्या हो सकती है? ट्रेस। मुझे पता होगा कि लेबर कितने का लग रहा है, तो वो अमाउंट इजीली क्या हो सकती है? ट्रेस। मुझे पता होगा उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, वो अमाउंट इजीली क्या हो सकती है? ट्रेस हो सकती है। असल मसला किसका है? फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे ट्रेस करोगे यार? फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे ट्रेस करोगे? क्यों? क्योंकि एफओएच के अंदर क्या क्या शामिल है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, एफओएच के अंदर यानी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, मैं जब भी एफओएच लिखूं इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड। अगर मैं कभी वेरिएबल की और फिक्स की बात करूंगा तो इससे पहले लिखूंगा कि वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है या वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। एफओएच यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड। क्या क्या शामिल होगा भाई इसमें? इसके अंदर शामिल होगा रेंट, इसके अंदर शामिल होगा रेट्स, इसके अंदर शामिल होगा डेप्रीसिएशन, इसके अंदर शामिल होगा इंश्योरेंस। क्या ख्याल है? डेप्रीसिएशन और उसके अलावा इंश्योरेंस, उसके अलावा सुपरवाइजर सैलरी, हीट का खर्चा, उसके अलावा लाइट का खर्चा। क्या ख्याल है? ये सारे के सारे खर्चे उसके अंदर क्या होंगे? इंक्लूड। और ये खर्चे मिलके अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बनती है। क्या ख्याल है? अब यार ये तो अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन गई। अब मैं आप लोगों के लिए, लेकिन वो नंबर्स आप लोगों ने कॉपी नहीं करने। मैं ये कहता हूं जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल लग जाता है 10 का, डायरेक्ट लेबर लग जाता है 5 का, डायरेक्ट एक्सपेंस लग जाता है 3 का। प्राइम कॉस्ट कितनी बन गई? $18 की। बात क्लियर है? अब क्या करूंगा? अब जरा फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में सुनो, नंबर्स कॉपी मत करना, सही। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में सुनो। इसके अंदर रेंट है 1 लाख का, रेट का खर्चा है सिर्फ और सिर्फ 10,000, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी का है जो आपने खरीदी भी थी। डेप्रीसिएशन है कितने का? 50,000 का। इंश्योरेंस कितने का है? 70,000 का। सही है। हीट का खर्चा 30,000 का और लाइट का खर्चा 30,000 का। बताओ ये टोटल मिला के कितने बन गए? 1,10,000, 1,60,000, 1,60,000 के बाद 2,30,000, 2,60,000 और 2,90,000, 2,90,000। अब यार ये तो आ गया 2,90,000 आ गया भाई। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 2,90,000 को एक यूनिट के ऊपर कैसे चार्ज करूं? एक सेकंड, बिल्कुल आराम से। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं सर 2,90,000 को आप क्या कर ले, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर ले। आप ये देखें आपकी कंपनी में पूरे साल में कितने यूनिट्स बनते? सपोज करो हमारी कंपनी में पूरे साल में 10,000 यूनिट्स बनते हैं, तो सर आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें किससे? 10,000 से। क्या ख्याल है? इसको डिवाइड कर दें कितने से? 10,000 से। तो एक यूनिट के ऊपर कॉस्ट कितनी आ जाएगी?
29 की, और इसको यहाँ पे क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये $29 हो गया, और ये टोटल कितना बन गया, 29 और 18 टोटल 47। ऐसा ही है, ये अमाउंट कितनी बन गई, $47। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपकी कंपनी अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है, अगर आपकी कंपनी बेसिकली सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है, यानी आपकी कंपनी सिर्फ एक तरह की टी बनाती है और मार्केट में सेल आउट कर देती है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल। लेकिन यार क्या कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही, हमेशा ऐसा ही होता है, क्या ख्याल है, एक प्रोडक्ट के ऊपर तो कंपनी चलती नहीं। अब आप बेसिकली ग्रीन टी भी बना रहे हैं, आप टी भी बना रहे हैं, आप लोगों को ऑमलेट बना के भी सेल आउट कर रहे हैं, ऐसा ही है। हर किसी पे अलग अलग किस्म की हीट लग रही होगी, हर किसी को मैन्युफैक्चर करने का टाइम अलग अलग होगा, हर किसी के ऊपर लेबर की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। क्या हर किसी को एक जितना ओवरहेड देना तुम्हारी नजर में फेयर है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब बेसिकली आप प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं और आपने प्रोडक्ट की फुल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, तो एफओएच को बाकायदा कैलकुलेट करने का कोई ना कोई तरीकेकार होगा, जो आप लोग पहले F2 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि वो आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन उससे पहले शाकिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, जी बताइए। अगर हम प्राइम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें टोटल यूनिट से, तो टोटल यूनिट्स की तो कॉस्ट आ जाएगी ना। हमें असल में चाहिए होती है एक यूनिट की कॉस्ट, हमें असल में क्यों भाई, हमें एक यूनिट की कॉस्ट क्यों चाहिए बताओ। जब तक मुझे एक यूनिट की कॉस्ट नहीं पता लगेगी, मैं प्राइस कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होती है प्राइसिंग के लिए, क्या ख्याल है, क्योंकि जब अच्छा, और किसके लिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, ताकि फ्यूचर में एक्चुअल कॉस्ट आए तो आप क्या कर सके, कंपेयर कर सकें। और किसी चीज के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, क्या ख्याल है। अगर कुछ यूनिट्स आखिर में बच गए तो उसको वैल्यू क्या एलोकेट करोगे यार, वैल्यू एलोकेट नहीं करोगे तो इनकम स्टेटमेंट में इन्वेंट्री कहां से जाएगी, और जब इन्वेंट्री नहीं जाएगी तो तुम्हारी बैलेंस शीट कैसे बनेगी यार, ना इनकम स्टेटमेंट बन पाएगी ना बैलेंस शीट। तो इसके 3 यूजेज होते हैं, सही, ये नोट्स पे लिखे हैं। पहला यूजेज क्या होता है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, दूसरा यूजेज होता है किसके लिए, प्राइसिंग के लिए, और तीसरा यूजेज होता है बेसिकली कंट्रोल के लिए, जो इन्होंने बताया, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालो, बाद में एक्चुअल कॉस्ट निकालो, और दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर। कोई मुझे F2 वाला एरिया कुछ याद दिलाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का तरीकेकार क्या होता है। नहीं भाई, एलोकेट नहीं करते, ये आपकी आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट जी। आप पोर्शमेंट भी नहीं करते, करते एब्जॉर्प्शन ही। एब्जॉर्प्शन के लिए एक टूल यूज होता है, थोड़ा सा ऊंचा बोला करें, यहाँ पे सारे सबका एक जैसे ही हाल है, कोई टेंशन वाली बात। एब्जॉर्प्शन यूनिट नहीं, एब्जॉर्प्शन तो था कुछ और था, बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरहेड को जब हम पर यूनिट के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक टूल यूज होता है, उस टूल का नाम क्या है, उस टूल का नाम है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हाँ भाई, उस टूल का नाम क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब कोई बताएगा ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, अच्छा ये हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूनिट्स के ऊपर है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये कि आप इसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें। कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का फार्मूला। आप क्या करते हैं, सबसे पहले बजट रखते हैं, और बजट क्या होती है, बजट कॉस्ट, यानी बजट एफओएच, यानी बजट फैक्ट्री ओवरहेड, उसको डिवाइड किससे करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। क्या उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ इसके नीचे बजट यूनिट्स नहीं आते, इसको कहते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल। इसको क्या कहते हैं, बजटेड एक्टिविटी लेवल। यानी अगर मैं बजट फिक्स एफओएच को या बजट फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड किससे करूंगा, बजट एक्टिविटी लेवल से, तो वो क्या बन जाएगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक्टिविटी लेवल की जगह पे 3 चीजें आ सकती हैं, याद दिलाएंगे कौन कौन सी। वैसे तुम लोगों को अगर मैं F2 याद दिलाऊं तो उसमें 6 बेसिस थे, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्टिंग के 3 लेते। तुम लोग मुझे बेसिस बताओ, फिर मैं बताता हूँ। हाँ भाई, बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं। पहले नंबर पे आप लोगों ने यहाँ पे रखा था, क्या क्या रखा था यहाँ पे, प्रोडक्शन। तो पहले नंबर पे आप रख सकते हैं बजट प्रोडक्शन, क्या रख सकते हैं, बजटेड प्रोडक्शन। क्या उसके अलावा कुछ और रख सकते हैं, बजटेड आवर्स, बिल्कुल ऐसा ही। पहला क्या बन गया, बजटेड प्रोडक्शन। नंबर 2 क्या बनेगा, नंबर 2 बनेगा बजट आवर्स। किसके आवर्स, अच्छा यहाँ पे दोनों है, हमारे पास दोनों मौजूद है, बजटेड लेबर आवर्स
बजट लेबर आवर्स, और नंबर थ्री यहाँ पे यूज हो सकता है बजटेड मशीन आवर्स। क्या यूज हो सकता है? बजटेड मशीन आवर्स। तो तीन चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या क्या? या तो बजट प्रोडक्शन, या बजट लेबर आवर्स, या बजट मशीन आवर्स। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, कि कॉपी मत करिएगा, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। तो मैं बताया F2 के अंदर ये तीन बेसिस नहीं थी, F2 के अंदर टोटल 6 बेसिस थी। बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स, और तीन और भी थी। एक बजट लेबर कॉस्ट, एक बजट मटेरियल कॉस्ट, और एक परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो तीनों नहीं आती। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग की तीन आती है। कौन कौन सी? एक बजट प्रोडक्शन, एक बजट लेबर आवर्स, और एक बजट मशीन। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि F2 का एरिया है और F2 का एरिया 5 के अंदर एग्जामिन नहीं होगा, ये बेवकूफी मत करना। तो क्यों? तुम्हारे पास अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक पूरा क्वेश्चन आ गया, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट यही होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कॉस्ट पर यूनिट निकालो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, या ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। पहली रिक्वायरमेंट ये होगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट होगी कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करें। तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। नंबर को कॉपी मत करिएगा, ऊपर वाला एरिया कॉपी करें, ताकि फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊं। जब तक आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालेंगे ना किसी प्रोडक्ट की, जब तक आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। जी, ये वाला एरिया ऊपर वाला कॉपी हो गया, नीचे वाला एरिया भी कॉपी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास तीनों बेसिस आ जाए। अब यार, अब हम लाजमी तौर पे एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों बेसिस यूज करेंगे। सही, तीन बेसिस है, बजट लेबर आवर्स, बजट मशीन आवर्स, और बजट प्रोडक्शन।
कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सही है। अब यार आइए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम उस पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हल्की फुल्की बातें करेंगे किसके ऊपर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। अब जरा गौर से सुनिएगा। सपोज करें आप कंपनी की 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सही है जी। पहली प्रोडक्ट जिसका नाम है ए, दूसरी प्रोडक्ट जिसका नाम है बी और तीसरी प्रोडक्ट जिसका नाम है सी, सही है जी। ये 3 हमारी कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट गिवन है। उसके अलावा हमें गिवन है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट के बाद हमें गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड है जो ऑलरेडी ट्रेस हुए हैं, वो भी हमें गिवन है वेरिएबल एफओएच पर यूनिट के नाम, वेरिएबल एफओएच पर यूनिट के नाम। डायरेक्ट मटेरियल जो यहाँ पे है वो बेसिकली है $20 का, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे है $40 का, और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है तकरीबन, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल है 50 का। उसके बाद डायरेक्ट लेबर यहाँ पे यूज हो रहा है $15 का, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं $30 का, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं $45 का। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे है $5 का, यहाँ पे है $10 का, और यहाँ पे है $5 का। वेरिएबल एफओएच की अमाउंट यहाँ पे है $5, यहाँ पे है $10 और यहाँ पे है $15। अब यार मामला ये है कि इसके साथ हमें एक और अमाउंट भी दी हुई है, बल्कि एक अमाउंट दी हुई है वो जो कि है बेसिकली प्रोडक्शन की, और वो जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास बजट प्रोडक्शन है। यहाँ पे हम एक साल में यूनिट्स बना रहे हैं 1000, और यहाँ पे हम यूनिट्स बना रहे हैं 2000, और यहाँ पे हम यूनिट्स बना रहे हैं 1000, सही है। यानी टोटल हमारे जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 400,000। अच्छा जी, उसके बाद हमें लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए। लेबर आवर्स पर यूनिट जो हमारे पास है वो लेबर आवर्स पर यूनिट है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। उसके बाद आपको दिए हुए मशीन आवर्स पर यूनिट। मशीन आवर्स पर यूनिट कुछ इस तरह है, मशीन आवर्स पर यूनिट है यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे दोबारा से 1। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बजटेड फिक्स एफओएच, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी, बजट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट है $600,000। अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा, मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा सिनेरियो बनाता हूँ। अगर कोई बंदा ये कहता है कि हमारी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, और उसकी कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट वन देखिए कितनी अमाउंट है, डायरेक्ट मटेरियल की 20, डायरेक्ट लेबर की 15, डायरेक्ट एक्सपेंस की 5 और वेरिएबल एफओएच की 5। टोटल अमाउंट कितनी बनी, 45। आपने सोचा ये प्रोडक्ट कितने की बनी, 45 की, और आप इसे मार्केट में सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं। 45 का नहीं प्रॉफिट रखे, मैं इतना प्रॉफिट रखता हूं कि मैं कहता हूं इसको डबल पे सेल आउट करूंगा। कितने पे सेल आउट करूंगा, डबल पे। डबल का मतलब 90 का सेल आउट करूंगा जब भी मुझे लॉस हो जाए। तो क्या असल में मसला ये कि मैं ये 6 लाख रुपए की कॉस्ट को इग्नोर कर रहा हूं ना यार। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये तो कहती है इस 6 लाख की कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्या करो, चार्ज करो, क्योंकि ये भी तो कॉस्ट है ना। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया फिर क्या होगा, ये कहां से पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट निकालने के लिए आपको इस 6 लाख की अमाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे इंक्लूड करेंगे यार, हमने इसके लिए एक फार्मूला यूज किया था, क्या नाम था उसका, ओआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आइए, जब मैं यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज करूंगा, सही है जी, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने यहाँ पे फुल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। यानी मैंने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे फुल कॉस्ट पर यूनिट, किसकी, ए, बी एंड सी। कैलकुलेट करें भाई। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट मुझे पता है। अगर मैं ए की बात करूं तो मुझे पता है इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है, बी की भी पता है और सी की भी पता है। असल में कैलकुलेट क्या करना है आपने, उसका फैक्ट्री ओवरहेड। चले यार आए कैलकुलेट कर। अब यार अच्छा लगेगा तुम लोगों को कि मैं यहाँ पे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखूं, फिर डायरेक्ट लेबर लिखूं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखूं, फिर वेरिएबल एफओएच लिखूं। इससे बेहतर नहीं है कि मैं वेरिएबल कॉस्ट ही लिख दूं, क्या ख्याल है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस भी कौन सी कॉस्ट होती है यार। ये सारी बातें मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, आगे जाके रिपीट नहीं करूंगा, तो ये रिकॉल कर देखिए। डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट ही, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड तो है ही वेरिएबल कॉस्ट। मैं यहाँ पे प्राइम कॉस्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के प्राइम कॉस्ट बनती है, उसके अंदर वेरिएबल एफओएच प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। रिकॉल हो रही है चीजें। आओ
लेकिन यार असल बात यह है कि यहाँ पे हमने बेसिस कौन सी यूज करनी है। हम इस क्वेश्चन को क्योंकि प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हम तीनों बेसिस यूज करेंगे। कौन सी तीन बेसिस है हमारे पास? प्रोडक्शन बेस, उसके अलावा लेबर आवर्स, उसके बाद मशीन आवर्स। आओ यार, मैं यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने वाला हूं और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा कौन सी बेसिस के ऊपर? प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर। आइए, प्रोडक्ट कितनी है मेरे पास यहाँ पे? तीन। कौन कौन सी? ए के बाद बी के बाद सी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, पहले वाली प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? नहीं, पर यूनिट 45। सेकंड प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 90। और थर्ड प्रोडक्ट की 150। यहां तक कोई इशू? अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा फिक्स एफओएच। क्या कैलकुलेट करूंगा? फिक्स एफओएच 115। यहाँ पे अमाउंट 150 नहीं है बल्कि कितनी है? 115। अब क्या करूंगा? अब यहाँ पे रखूंगा फिक्स एफओएच। यहाँ पे मैंने कौन सी अमाउंट रखनी है? फिक्स एफओएच। फिक्स एफओएच के लिए मैं कैलकुलेट क्या करूंगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फार्मूला क्या था? कितना है इस क्वेश्चन में? 600,000। डिवाइड किससे करूंगा? बजट प्रोडक्शन से। कोई बताएगा यहाँ पे बजट प्रोडक्शन कितनी है? फर्स्ट वन में 1000, सेकंड वन में 2000, लास्ट वन में 1000, टोटल 4000। कोई बताएगा पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? 150। ये कहलाएगा 150 पर यूनिट। यानी जब आप एक यूनिट बनाओगे तो उसके बाद कॉस्ट कितनी आएगी? 150। पहले वाले पे आ गया 150, दूसरे वाले पे भी आ गया 150 और तीसरे वाले पे भी आ गया 150। प्रोडक्शन बेसिस यूज करने का सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो आता है वो ये आता है कि हर यूनिट के ऊपर एक कितना फिक्स फैक्टरी ओवरहेड चार्ज हो रहा है। क्या ख्याल? जबकि कुछ प्रोडक्ट कम आर्ज ले रही है, कुछ प्रोडक्ट्स ज्यादा आर्ज ले रही है, लेकिन एफओएच की अमाउंट सबके जगहों पे एक जैसी है। तो प्रोडक्शन बेसिस हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए यूज तो कर ली, लेकिन क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपने कौन सी बेसिस यूज करनी। यार कॉस्ट पर यूनिट में अच्छा खासा बड़ा इंपैक्ट आया। मैं अगर 100 का प्रॉफिट रख के भी उसको सेल आउट कर देता जब भी मुझे नुकसान ही होता। क्यों? क्योंकि पहली प्रोडक्ट की जो कॉस्ट बन रही है वो कितनी बन रही है? 195 और दूसरे की 240 और तीसरे की 265। क्या ख्याल? मैं अगर इसको डबल अमाउंट के ऊपर भी सेल आउट करता जब भी मुझे फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली नुकसान ही होता, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर। मैंने देखा है अपने सामने लोगों को नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए, जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना छोटा छोटा प्रॉफिट। यार एक चीज जब मेरे पास आई है 4000 रुपए की और आपने 5000 रुपए की सेल आउट कर दी तो क्या हुआ यार? 1000 रुपए जेब में ही तो आ रहे हैं। अच्छा, उनके जो अड़ोसी होते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी, वो बंदे को जो है वो समझाते रहते हैं कि यार भाई जब एक चीज 7000 रुपए की सेल आउट हो सकती है तो तुम उसे 5000 की क्यों सेल आउट कर रहे हो? तो कहते हैं यार जब 1000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या मसले वाली बात। फिर आपको एक वक्त पे जाके समझ में आता है कि नहीं यार वो इतना छोटा प्रॉफिट बेसिकली आपके खर्चों को मीट नहीं कर पाता। और जब मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो मैंने हायर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है ना यार। आपको क्या लगता है? मैं आप लोगों के सामने दो तीन अगर एग्जांपल रखूं तो आजकल जो मेजर कॉस्ट है वो असल में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की है। क्या ख्याल है? अगर मैं लेस का एक चिप्स परचेज करता हूं जिसकी एमआरपी 100 रुपीज की है तो मैं क्या लगता है उसमें मटेरियल कितने का होगा? ज्यादा से ज्यादा शायद 20 रुपए का भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? उसकी पैकेजिंग सही है, बाकी मटेरियल की कॉस्ट अगर मैं लगा लूं वो 15 से 20 रुपए की भी नहीं होगी। लेकिन कंपनी फिर भी 100 का क्यों सेल आउट कर रही है? यार मार्केटिंग की कॉस्ट कौन निकालेगा भाई? इतनी बड़ी फैक्ट्री का रेंट कौन निकालेगा? आपकी जो कैपिटल फंसा हुआ है उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कहां से निकलेगा अगर आप उसको लोअर अमाउंट पर सेल आउट करें? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले अपनी फुल कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी होगी जब भी आप प्राइस की तरफ मूव। और यार ये फैक्ट्री ओवरहेड उसी तरह है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन है, कहीं जाके आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ये चलता रहेगा साथ साथ। कि यहाँ पे भी जिन लोगों ने F9 का पेपर दिया है वहां भी फैक्ट्री ओवरहेड से कॉन्ट्रीब्यूशन तक कैलकुलेट हुआ था, प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया था। लेकिन ये कौन सी वाली बेसिस है? प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर नहीं जाते बल्कि आप कहते हैं यार जो प्रोडक्ट ज्यादा लेबर आर यूज कर रही है वहां पे ज्यादा ओवरहेड जाना चाहिए, लाजमी बात है। और जो प्रोडक्ट जल्दी बन रही है उसके ऊपर ओवरहेड की कम अमाउंट जानी चाहिए ताकि फेयर एलोकेशन हो। तो उसके लिए फिर आप कौन सी बेसिस यूज करेंगे? लेबर आर्स। तो यहां पे हम दोबारा से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे लेकिन बेसिस कौन सी यूज करेंगे? लेबर आर्स। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे लेबर आर्स की बेसिस यूज करता हूं तो मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स है। कौन कौन सी? ए बी सी। अच्छा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है तो वो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कितनी है? फर्स्ट वन में 45, सेकंड वन में 90 और लास्ट वन में 115। अक्सर में यहां पे रखूंगा एफओएच। क्या रखूंगा? फिक्स एफओएच।
हाँ भाई, फिक्स एफओएच कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं पहले? ओएआर, फुल फॉर्म ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बताओ फार्मूला क्या है? बजट फिक्स एफओएच कितनी अमाउंट का? 600,000 का, डिवाइड किससे करूंगा? लेवल ऑफ एक्टिविटी, और यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगी? लेबर आवर्स। अब ये बताओ पहली प्रोडक्ट के अंदर लेबर आवर्स कितने? 1000, 1000 इंटू 1000, दूसरी वाली में 2000 इंटू 2 यानी कि 4000, और थर्ड वन में 1000 इंटू 3 यानी कि 3000। क्या ख्याल है, कोई बताएगा इसका ओ यार का रेट क्या आएगा? नहीं यार, 6 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूं, 3 और 1 4, 4 और 4 8, मेरे ख्याल से 75 आएगा शायद, है ना? 75। तो ये बन रहा है 75 पर आवर। क्या ख्याल है? अब यार ये पर यूनिट नहीं है, जरा गौर करिएगा, ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं है बल्कि क्या है? अच्छा ये बताओ पहली प्रोडक्ट के अंदर आप कितने आवर यूज कर रहे हैं? नहीं, एक यूनिट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर एक। तो यहाँ पे कॉस्ट कितने की आएगी? अगर तुमने पूरे 1000 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन फिर प्राइम कॉस्ट को भी यानी वेरिएबल कॉस्ट को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना। नंबर 2, कितने आवर्स है? 2। अमाउंट कितनी आएगी? 150, और लास्ट वन में 225। कॉस्ट बताइए। अब कॉस्ट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, क्या ख्याल है? पहले की कॉस्ट कितनी बन गई? 170, 120 सॉरी, ऐसा ही है। सेकंड की कॉस्ट क्या बनी? 240, और लास्ट वन की कॉस्ट क्या आ रही है? 340, ऐसा ही है। चलो यार, इसे कॉपी करते हुए मशीन आर बेसिस के ऊपर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, चेक कर लेंगे, ये लोग कैलकुलेट भी कर लें, कॉपी भी कर लें। इसको मशीन आर बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करिए, उसके बाद सही, जब आप लोग कॉपी कर लेना आखिर में मशीन आर बेसिस के ऊपर भी कैलकुलेट करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि आपने कौन सी बेसिस यूज करती है, तो आप वही बेसिस यूज करें। सही। सही, ये चेक करते हैं यार, एक दो स्टूडेंट्स के आंसर और आ गए।
फिर उसके बाद चेक करते ठीक है। जिन लोगों के आंसर आ रहे हैं वो यही मैच कर रहे हैं, यही है 105, 330 और 175, क्योंकि वहाँ पे मशीन आर्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है प्रोडक्ट सी के अंदर। अगर देखा जाए तो मेन मशीन आर्ट जो है वो प्रोडक्ट सी के अंदर ही है, वो सॉरी प्रोडक्ट बी के अंदर ही है। एक एक और चार लाजमी तौर पे उसमें 4 टाइम ज्यादा ओवरहेड भी जा रहा होगा। चेक करें, आइए। 3 प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। सबसे पहले आप रखते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। कितनी है भाई वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट थी 45, सेकंड वन में वेरिएबल कॉस्ट है 90 और लास्ट वन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है 115। उसके बाद कौन सी अमाउंट है? एफओएच की। एफओएच के लिए सबसे पहले आपने ओएआर कैलकुलेट किया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फार्मूला क्या ओएआर का? सबसे पहले आपने रखा बजट फिक्स एफओएच 600,000 का, डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे बेसिकली मशीन आवर्स से। यहाँ पे मशीन आवर्स कितने थे? 1000 इंटू 1, 2000 इंटू 2 और 1000 इंटू 1। कितने मशीन? अच्छा ये 4 है, 4 और 1000 इंटू 1, टोटल 10,000 आवर्स है। तो रेट क्या आया बेसिकली? 60। फर्स्ट वन में अमाउंट कितनी आएगी? 60। सेकंड वन में अमाउंट कितनी आएगी? 240 और लास्ट वन में अमाउंट कितनी आएगी? 60। तो ये अमाउंट हो गई 175, ये अमाउंट हो गई 330 और ये वाली अमाउंट 105। क्या तक कोई इशू? ये वाली बात क्लियर है? सही। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कोई इशू यहाँ तक नहीं। यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अपनी जगह पे अप्रोप्रिएटली काम तो कर रही है, सही काम कर रही है। सही है, क्या ख्याल? भाई उसने कहा कि अगर ज्यादा यूनिट अगर एक जैसे सिमिलर यूनिट्स हो तो एक जितना ओवरहेड दे दो। अगर लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर करना है तो लेबर आवर की बेसिस अप्लाई कर दो, और अगर मशीन आवर की बेसिस के ऊपर करना है तो मशीन आवर की बेसिस अप्लाई कर दो। तो मसला था क्या? असल बात ये होती है कि जब नई कॉस्टिंग आती है तो आपको ये देखना होता है कि ये आईएएस के अंदर क्या था, पुराने आईएएस के अंदर क्या इशू आ रहा था, जो नया आईएएस डेवलप हुआ और उसके अंदर क्या चेंजेस है, तो पुराने वाले एरिया को सपोर्ट करेगी। क्या ख्याल? ऐसे ही है ना? जब अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, जब ये आईएएस 17 खत्म हुआ था लीज, उसके बाद आईएफआरएस 15 स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आईएएस 17 में नहीं थी, जो आईएफआरएस 15 के अंदर इंक्लूड हुई। ऐसे ही वजह क्या होती है? वजह ये होती है ना, पुराने कुछ मसले होते हैं जब भी नई चीज जो है वो बेसिकली इंप्लीमेंट होती है। आइए मैं इसको आप लोग एक छोटे से जी कॉस्ट पर यूनिट जो आपके पास है ना वो तो 150 है ना। अब आप ये कह रहे हो कि बेसिकली सर यहाँ पे 1000 यूनिट और यहाँ पे 2000 यूनिट ऐसे ही। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपने टोटल कॉस्ट निकाली होगी तो 150 इंटू 1000 कितना बनेगा? 150,000। और 150 इंटू 1000 कितना बनेगा? 150,000। क्लियर? लेकिन अगर आप 150 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट जाएगी इसको 300,000। लेकिन पर यूनिट अमाउंट कितनी है? अब मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। 10 लोग एक ट्रिप पे जाते हैं, राइट? अब फैमिली का सिनेरियो कुछ इस तरह है, एक फैमिली में 3 लोग, एक फैमिली में 4 लोग, एक फैमिली में 2 लोग और एक फैमिली में 1। जरा गौर से सुनिएगा। 4, 3, 2 और 1। बात क्लियर है? अच्छा, हमने टिकट परचेज किया, पता लगा टिकट आए तकरीबन कोई 78,000 के। पर टिकट की कॉस्ट निकालनी होगी, कैसे निकालूंगा? डिवाइडेड बाय 10। पर टिकट की कॉस्ट कितनी आई? 7,800। ये बात क्लियर हो रही है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे पर टिकट की कॉस्ट कितनी है तो आप क्या कहोगे? 7,800। और यूनिट की कॉस्ट कितनी है? बेसिकली 150। अगर आगे सुनिएगा, लेकिन लाजमी तौर पे अगर मेरी फैमिली में 3 लोग हैं तो मैं 7,800 थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। मैं कितना कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा? 7,800 इंटू 3। लेकिन पर टिकट की कॉस्ट कितनी है? ये पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 150। लेकिन टोटलिटी में उसको ओवरहेड ज्यादा जाएगा, लेकिन पर यूनिट के ऊपर कितना होगा? 150। आप इसको इस तरह भी देख लो, अगर जो सेकंड प्रोडक्ट थी उसके ऊपर कितने यूनिट थे? 2000। अब जरा गौर से सुनिएगा, 150 को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं 2000 से, जब भी इसके ऊपर ओवरहेड कितना जाएगा? 300,000। क्या ख्याल है? लेकिन यूनिट तो इसके 1000 थोड़ी, यूनिट्स कितने हैं? 2000।
तो जब भी कॉस्ट कितनी बनती है, तो मैंने असल में उसको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट हो जाए, वरना लॉजिक तो वही है ना। पर यूनिट कॉस्ट 150 है, टोटलिटी में वो ज्यादा चली जाएगी क्योंकि यूनिट्स वहां पे ज्यादा है, लेकिन वो जब जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, आगे की तरफ सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अपनी जगह पे एप्रोप्रिएटली काम कर रही थी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर बेसिकली आपके पास 3 अलग अलग एरियाज थे। आप यूनिट्स के ऊपर भी ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते थे, लेबर आवर्स के ऊपर भी कर सकते थे, मशीन आवर्स के ऊपर भी कर सकते थे। तो असल में मसला आया क्या, उसके बारे में एक छोटी सी बात सुनो। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी जगहों पे, अगर आप विलेजेस वगैरह के अंदर जाएं, ऐसे एरिया जो अभी तक डेवलप नहीं हुए, वहां पे एक बंदा जो कंपाउंडर होता है वो डॉक्टर बन जाता है। होता है ऐसा बहुत। कोई भी बंदा जाएगा, वो उसको 2 या 3 गोलियां देगा, डाइक्लो, पैनाडॉल, और अगर उसको लगेगा कि इसको किसी तरीके की एंटीबायोटिक्स चाहिए तो उसको दे देगा अमॉक्सिन। ये 3 के ऊपर उसकी पूरी डिस्पेंसरी चल रही है। सही, इस 3 के ऊपर उसकी पूरी जो है वो डिस्पेंसरी चल रही है। एक बंदा आया, मुझे बुखार है, उसने ये तीनों मिक्सर दे दिए। एक बंदा आया जिसका पेट खराब है, उसको भी तीनों मिक्सर दे दिए। अब होता क्या है इनके अंदर, नॉर्मली आपकी बॉडी अच्छी खासी चीजों को खुद ब खुद क्या कर रही होती है, रिपेयर कर रही होती है, तो अल्टीमेटली काम चल जाता है। तो कहते हैं हाँ यार, उससे 10 रुपए की या 15 रुपए की या 50 रुपए की दवाई लेके आओ, मामला अपनी जगह पे रिजॉल्व हो जाता है। सही। ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये वही वाला डॉक्टर तो कह रहा है ओवरहेड कुछ भी हो, ओवरहेड कुछ भी हो, उसको एब्जॉर्ब करने की 3 बेसिस है। कौन कौन सी? प्रोडक्शन, लेबर आर, मशीन आर। चाहे उसका कोई रिलेशन उस 3 चीजों के साथ बने या ना बने। आइए मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हमारी कंपनी एक कॉस्ट बेयर करती है जिसका नाम है, अब नॉर्मली अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे एबीसी के बारे में बात होनी शुरू हो गई। सही, जरा गौर से सुनिएगा, पहले इसको सुकून से देखिएगा, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। कैलकुलेशन आप लोगों से आराम से हो जाएगी, उसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि यार आपके पास एक कॉस्ट है जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट का नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जैसे हमने अभी कहा ना, कोई बीमारी, सपोज करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एक कॉस्ट है जिसको असल में हैंडल करना है 2 कॉस्टिंग में। हम सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को लेके चले गए किसकी तरफ? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। किसकी तरफ? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। हमने वहां पे जाके पूछा, हाँ भाई बताइए, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को प्रोडक्ट के ऊपर कैसे चार्ज करेंगे। उसके बाद 3 मेडिसिन। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का क्या कोई रिलेशन प्रोडक्शन के साथ है? नहीं यार, ऐसा भी तो हो सकता है 10 लाख यूनिट में 1 यूनिट को टेस्ट करो, ऐसा भी हो सकता है 5 लाख यूनिट्स में 5000 यूनिट को टेस्ट कर लो। जब टेस्टिंग करोगे ज्यादा तो कॉस्ट आएगी ज्यादा, और जब टेस्टिंग करोगे कम तो कॉस्ट भी आएगी कम। सबसे ज्यादा टेस्टिंग की कॉस्ट जो है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेयर करती है, क्योंकि वहां पे हर कार, एक टेस्ट ड्राइवर क्या करता है, बेसिकली टेस्ट करता है क्या करता है भाई, शैम्पू की बोतल में से कोई बोतल शायद टेस्ट हो जाए, टॉयज में से कोई एक टॉय 1000 में से टेस्ट हो जाएगा, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हर कार को, लाजमी बात है जब तक कार मार्केट में नहीं आ सकती, जब तक टेस्ट ड्राइवर उसको सर्टिफाई ना करे। अगर टेस्ट ड्राइवर के कार मार्केट में नहीं आ सकती, वहां पे हर यूनिट टेस्ट होता है, उस कंपनी की टेस्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। ऐसे ही अब एक कंपनी बना रही है कपकेक्स, उन्होंने पूरा बनाया मिक्सचर, मिक्सचर बनाने के बाद उस मिक्सचर में से एक छोटी सी क्वांटिटी ली, उसे कहाँ पे बेक कर दिया, ओवन के अंदर, और चेक कर लिया हाँ भाई वो जो कपकेक बना है उसका टेक्सचर, उसकी क्वालिटी, उसकी सॉफ्टनेस, उसका टेस्ट सही है या नहीं है। तो पूरे बैच में एक दफा टेस्टिंग हो रही है, चाहे 10,000 बैच, 10,000 कपकेक्स बन रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग कितनी दफा हो रही है? एक दफा। कार में बार बार टेस्टिंग होती है, ऐसा ही है। क्या टेस्टिंग का कोई ताल्लुक यूनिट्स के साथ होता है? नहीं। अब देखें, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ गए, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो 3 ही दवाइयां हैं, यानी हमारे पास सिर्फ 3 बेसिस हैं। या तो हम इस कॉस्ट को किसके ऊपर लेके जा सकते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर आप इसे क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, या इसको एब्जॉर्ब कर ले किसके ऊपर, लेबर आवर्स के ऊपर, या इसे एब्जॉर्ब कर ले मशीन आवर्स के ऊपर। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, टेस्टिंग कॉस्ट है, मैं कैसे लेबर आवर्स, मशीन आवर्स या प्रोडक्शन के ऊपर ले जाऊं। उसने कहा भाई हमारे पास तो ये 3 टूल है, ये यूज कर दे तो हमें यूज करो वरना छोड़। डॉक्टर भी कहते हैं मेरे पास तो यही मेडिसिन, मुझे यही तक आता है सिर्फ। सही है, इससे आगे अगर आपने जाना है आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दे, बात खत्म। बाकी ना ऐसे ही अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर क्या करना है,
एब्जॉर्ब करना है तो आपके पास 3 बेसिस है। कौन कौन से? लेबर कॉस्ट, उसके अलावा लेबर आर, उसके अलावा मशीन आर, उसके अलावा प्रोडक्शन, और कोई इनके पास ऑप्शन मौजूद? क्या ये तीनों बेसिस, क्या ये तीनों बेसिस वाकई में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट से रिलेट कर रही है? नहीं। क्या इनका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कब बढ़ती है, कब बढ़ती है बताइए? एक कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ज्यादा है, क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वो टेस्टिंग ज्यादा कर रही हो। एक कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कम है, क्यों? क्योंकि वो टेस्टिंग कम कर रही होगी। क्या ख्याल है? तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन, लेबर आर या मशीन आर के साथ है, या नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के साथ है? तो फिर हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने कहा यार आप एक काम करें, हमारे पास आए ना, हमारे पास हर चीज का हल मौजूद है। उन्होंने कहा टेस्टिंग कॉस्ट को लेके जाओ किसके ऊपर? नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के ऊपर, नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के ऊपर। क्या ख्याल? तो ज्यादा बेहतर बेसिस कौन सी होगी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन मसला सारा का सारा ये है कि अगर हम यूज कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो हम इसे प्रोडक्शन के ऊपर ले जाते। सपोज कर रहे हैं किसके ऊपर ले जाते? प्रोडक्शन में। वहां पे किसके ऊपर लेके जाएंगे? नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के ऊपर। एक और बात सुने, एक और कॉस्ट हो गई हमारे पास, ये एक तरह से नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है लेकिन ओवरहेड का पार्ट हो सकता है। नाम है कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट। जब कस्टमर का ऑर्डर आता है, जब कस्टमर का ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आप कस्टमर को यूनिट्स क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। उसको आपने नाम दिया कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट। है तो ये एक तरह से नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड यानी ओवरहेड्स का पार्ट जरूर हो सकता है। इसे भी आपको अपनी प्रोडक्ट के अंदर शामिल करना चाहिए। मैंने कहा यार कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट आ गई, मैं चला गया पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। बताइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास कौन कौन सी बेसिस है? हाँ भाई, कौन कौन सी बेसिस है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कहा हमारे पास टोटल मिला के सिर्फ 3 बेसिस है। कौन कौन सी भाई? पहले नंबर पे प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे लेबर आर, तीसरे नंबर पे मशीन आर। क्या ख्याल? लेबर आर और बिल्कुल आखिर में मशीन आर, ऐसा ही है? बिल्कुल आखिर में क्या? मशीन आर, ऐसा ही है? चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। मैंने कहा यार कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट का क्या ताल्लुक है किसके साथ? कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट का क्या ताल्लुक है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, लेबर आवर्स के साथ, ये मशीन आवर्स के साथ। क्यों? अगर कोई यहाँ पे ये सोचता है सर हर यूनिट की एक दफा क्या होगी? डिलीवरी होगी, तो आप प्रोडक्शन के साथ कर ले। तो यार ये बात याद रखो, कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो 1000 यूनिट एक कस्टमर के पास चले गए, और कुछ दफा ऐसा होता है 10 यूनिट एक एक कस्टमर के पास जा। हर कस्टमर एक जितने यूनिट थोड़ी परचेज करेगा यार। चलो अब इन्होंने तो हमें ये बताया भाई आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, कौन सा? क्या आप उसको लेके जा सकते हैं किसके ऊपर? किसके ऊपर लेके जा सकते हैं भाई? प्रोडक्शन के ऊपर, लेबर आवर्स के ऊपर, या मशीन आवर्स के ऊपर। वैसे एक बात बताओ, कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट कब ज्यादा होती है? कोई एक बंदा है इसके पास आज जो है वो बेसिकली कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा है। एक पिज्जा रेस्टोरेंट कंपनी या पिज्जा रेस्टोरेंट छोटा सा, उसकी आज कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा है। आज ज्यादा है, कल कम थी। आज ज्यादा क्यों है, कल कम क्यों थी? क्या फर्क आया होगा? आज ऑर्डर ज्यादा आए होंगे तो आज ऑर्डर कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा। कल ऑर्डर क्या आए होंगे? कम, तो कल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? कम। ये बात मानते? तो इसका मतलब है ये किससे रिलेट करता है असल में? नंबर ऑफ ऑर्डर से। क्या ख्याल है? नंबर ऑफ कस्टमर। तो फिर हम जाएंगे किसकी तरफ? हमने कहा यार एक काम करते हैं, एबीसी से जाके बात करते हैं कि वाकई में ये कॉस्ट कैसे चार्ज होगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या कहा, हमारे पास इसका टूल मौजूद है भाई, इफेक्टिव टूल मौजूद है। हमने कहा कौन सा? उन्होंने कहा इस कॉस्ट को लेके जाओ किसके ऊपर? नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर के ऊपर। किसके ऊपर? नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर के ऊपर। हमने कहा बिल्कुल सही। अब एक बात बताइए, एक छोटी सी बात यहाँ पे और ऐड करो, जरा गौर से सुनिए। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस पे लेके जाती? सपोज करें प्रोडक्शन पे, तो फिर कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट को भी किसके ऊपर लेके चली जाती? प्रोडक्शन के ऊपर। क्या ख्याल है? ये दोनों कॉस्ट एक साथ क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब। टाइम कम लगता। अभी तो मैं सिर्फ दो कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ एब्जॉर्ब कर लेते, टाइम कम लगता। दोनों प्रोडक्शन के ऊपर जाती, टाइम कम लगता। दोनों को मिला के एक ओएआर निकाल लेता, जैसे वहां पे नहीं निकाल रहा था। वो जो पहले फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड था 6 लाख का, क्या तुम्हें क्या लग रहा है उसके अंदर एक कॉस्ट होगी? मतलब बहुत सारी कॉस्ट थी उसके अंदर। रेंट भी होगा, शायद कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट हो, शायद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो, लेकिन उन्होंने क्या किया? सारी कॉस्ट को एक बेसिस के ऊपर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अगर सपोज करो उस वक्त पे 6 कॉस्ट होती, तो 6 की 6 कॉस्ट एक बेसिस के ऊपर क्या हो गई? बिल्कुल ऐसे। टाइम कम लगा,
एफर्ट कम लगे, मैनेजमेंट की स्किल्स की जरूरत नहीं। लेकिन ये कह रहा है यार मेरे पास हल तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हल नहीं है क्या ख्याल? अभी तो एक दो कॉस्ट आई है सिर्फ। पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के लिए कौन सी बेसिस यूज करो? नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मैं उससे फारिग हुआ तो मैंने कहा अगली कॉस्ट आ गई, कौन सी? कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट। अब इसके लिए क्या यूज करो? इसका मतलब हर कॉस्ट के लिए अगर 7 कॉस्ट होंगी तो 7 कॉस्ट के लिए अलग अलग बेसिस यूज करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, लेकिन एक्यूरेसी भी ज्यादा हो। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? एक्टिविटी बेस्ड। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा? ज्यादा मैनेजमेंट स्किल्स कहां पे चाहिए होगी? ज्यादा बेहतर अकाउंटेंट कहां पे चाहिए होंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर ओवरहेड की अमाउंट ज्यादा है तो कौन सा यूज करोगे? एक्टिविटी या एब्जॉर्प्शन? वजह ज्यादा है। असल में अगर एक कंपनी है जिसका ओवरहेड ही उसकी टोटल कॉस्ट का 2% है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हुए भी आप क्या कर लेंगे? क्योंकि कॉस्ट तो 1-8% से ऊपर नीचे होगी, क्या ख्याल है? और 1-8% इतना ज्यादा मटेरियल होता भी नहीं है। जहाँ पे ओवरहेड होते हैं ना बहुत ज्यादा अमाउंट के, तो वहां पे एक्यूरेसी के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि अगर हमने गलत चार्ज कर दिया, अगर हमने गलत चार्ज कर दिया तो लाजमी तौर पे हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट अच्छी खासी चेंज हो जाएगी। तो अगर कम ओवरहेड्स होते हैं तो आप नॉर्मल वाला सिस्टम भी यूज कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन, लेकिन ओवरहेड की अमाउंट अगर लार्ज होगी तो लाजमी तौर पे आप क्या यूज करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए और आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो आप यूज करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर आपके पास टाइम की लिमिटेशन है और आप कम टाइम के अंदर एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या कैलकुलेट कर ले? एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कॉस्ट होगी, अगर एक कॉस्ट होगी उसकी बेसिस अलग, दूसरी कॉस्ट की बेसिस अलग। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉस्ट की बात करूं, नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर, किसके लिए यूज होगा सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट? अगर सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट है वो भी एक ओवरहेड है। सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट के लिए आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करेंगे, वही 3 बेसिस कौन कौन सी? प्रोडक्शन, लेबर आर, मशीन आर। लेकिन अगर आप यूज करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो यार अगर कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर थे तो सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर। तो इसका मतलब हर अलग अलग कॉस्ट के लिए आप अलग अलग बेसिस क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो यार ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो असल में आपको बताता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है। इसे अपने पास कॉपी करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करें। नहीं, कंपनी एक वक्त में एक ही बेसिस यूज करती है, या तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेगी या वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेगी। एक क्वेश्चन में दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। सही जी, इसे आप लोग कॉपी कर लें। सही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सही हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो उसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। सही है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स को इशू ना हो। सही है। अभी आप लोग कौन कौन से एरियाज, यानी अगर आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आते हैं जैसे, तो कौन कौन से एरियाज आप रिकॉल करके आ सकते हैं जो आप लोगों के F2 के एरियाज आप लोगों को यहाँ पे हेल्प करेंगे। देखिए ये बात याद रखिएगा, आप लोगों ने एक छोटा सा चैप्टर देखा होगा F2 के अंदर जिसका नाम था कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन
ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर, ये थोड़ा बहुत आप लोग रिकॉल कर लें। सही, इसको एक दफा देख लीजिएगा ताकि वो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, जैसे प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या फर्क है, कॉस्ट के बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स कॉस्ट, और एक छोटा सा एरिया जिसका नाम था हाई लो मेथड, अगर आप लोगों को याद है हाई लो मेथड। ये 2-3 चीजें आप लोग नेक्स्ट आने वाले वीक से पहले पहले कवर अप कर लें। उसका मेन रीजन ये है कि मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद अगर आगे जाता हूँ टारगेट कॉस्टिंग की तरफ जाता हूँ तो लाजमी तौर पे मुझे हाई लो मेथड की जरूरत पड़ेगी अगले वीक में। 3 क्लासेस होंगी हमारी अगली वीक में, फिर फ्लैश क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को हाई लो मेथड की जरूरत अगले वीक के अंदर ही पड़ेगी, तो एक तो ये रिकॉल कर लीजिएगा। उसके अलावा जो तीसरा एरिया आप लोगों के पास है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो आप लोगों ने पहले किया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के नाम से, उसको थोड़ा बहुत रिकॉल करके आइएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में एक चीज थी जिसका नाम था एलोकेशन, एक एरिया जिसका नाम है अपोर्चमेंट, एक एरिया जिसका नाम है रीअपोर्चमेंट, और एक एरिया जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो मैंने करवा दिया, एलोकेशन, अपोर्चमेंट और रीअपोर्चमेंट क्या थी, क्या आप लोगों ने हल्का फुल्का रिकॉल कर। इसके लिए अगर आप लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत होगी, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए होगा, आप लोगों के पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा रिकॉल करने के लिए, तो फिर आप लोग मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मैं स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग वो देख के आ जाइएगा। अगर वैसे हो जाएगा, अगर वैसे हो जाए तो कम टाइम में हो जाएगा। वीडियो अगर लेंगे तो फिर आपको फुल वीडियो देख के आनी, सही है, तो वो तकरीबन लगेंगे 3 से 4 घंटे। अगर आप लाजमी तौर पे, अगर मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन में किसी क्लास के अंदर मैंने वो करवाया था तो वो तकरीबन 3 घंटे में तो करवाया होगा, सही है। तो आप लोग उसको 1.5 की स्पीड पे देख लें, सही है, वो भी आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है, तो उसके लिए फिर आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसके, ये वाला जो एरिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, यार मैं एक बात याद रखना, असल में इसमें मामला ये कि मैं इसके नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ, मैं इसके क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो डर लगता है वो ये लगता है कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में जज्बात के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, सही है। अब मैं अगली क्लास में आऊंगा और तुम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे होगे तो करके बैठ जाना, कोई मसले वाली बात नहीं, सही, उसका कोई इशू नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के नोट्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये दोनों मैं आज आप लोगों के ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उसे देखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले थोड़ा बहुत देख लीजिए। क्लास के अंदर जो मैं हार्ड कॉपी दूंगा वो तो अलग दूंगा, अभी मैं सॉफ्ट कॉपी ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के पास नंबर भी आ जाएगा, सही है, तो लाजमी तौर पर मैं ही शेयर करूंगा। तो उसके बाद आप लोगों को अगर किसी स्पेसिफिक एरिया की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए होगी तो मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, लेकिन यार चीजों को डिले मत करना, शुरू से चीजें कंट्रोल में रहेंगी ना तो आखिर तक मसला नहीं होगा, वरना चीजें जो है ना वो आखिर में फिर जमा हो जाती हैं, फिर उसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे की तरफ सही। नेक्स्ट क्लास का स्केड्यूल कल सर उसामा शेयर करेंगे आप लोगों को। मैं अभी आप लोगों के साथ जो है इसके क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसके नोट शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।